एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C41 प्रतिभा भर्ती। अध्याय 41 प्रतिभा भर्ती। जिस सराय मैनेजमेंट एडवेंचर टीम खड़ी हुई थी उसके अंदर क्विल समूह के सभी सदस्यों से अपने अनुरोध पर सहमत होने की विनती कर रहा था। मैंने हमेशा से एक साहसी बनने का सपना देखा है। दुनिया इतनी विशाल है, मैं इसे देखना चाहता हूं। और फिर तुम चोरों के अड्डे में बंधे हुए पाए गए समूह के नेता मेहुल ने निराशा भरे चेहरे से जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक जो विलासितापूर्ण जीवन जी सकता था कठिनाइयों का सामना करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। जब से उसे अपने समूह की प्रतिष्ठा के बारे में पता चला था उसका रवैया अपने पहले के स्वार्थी रवैये से पूरी तरह बदल गया था। क्विल ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ अपनी बात जारी रखी। मैंने रिचमंड एडवेंचर टीम के पौराणिक कारनामों के बारे में सुना है। बहन मेरू, कल के मेरे प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे अपने साथ शामिल होने दीजिए और मैं समूह के सभी खर्चों का वहन करूंगा। मैं इनाम में से एक पैसा भी नहीं लूंगा। सिस्टर मेरू के इस्तेमाल से कमरे का तापमान मानो गिर गया, लेकिन क्विल बेखबर रहा, अपनी आंखों में चमक लिए मेरू को निहारता रहा। जैसे ही एक संभावित आपदा मंडराती दिखी, डीन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, देखिए लॉर्ड फोस्टर, एक साहसी का जीवन उतना शानदार नहीं होता जितना आप कल्पना करते हैं। खुले में कठिन परिस्थितियों में रहना, डाकुओं और जंगली जानवरों से निपटना, ये सब दैनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन इससे क्विल का उत्साह और भी बढ़ गया। उसने मुट्ठी भींचकर उसे जोर से घुमाया। यही तो एक साहसी का जीवन है। कितना रोमांचकारी। असल में ज्यादातर समय यह इतना रोमांचक नहीं होता। इसमें ज्यादातर रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे कोई भी बिल्लियों और कुत्तों को ढूंढना। सच में काफी उबाऊ। डीन ने उसका उत्साह कम करने के लिए एक अलग तरीका आजमाया। अचानक डीन के कंधे पर एक हाथ पड़ा और पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। डीन, तुम्हें पता है, शरारती बिल्लियों और कुत्तों को पकड़ते ही सबक सिखाना पड़ता है, वरना वे फिर से भाग जाएंगे। डीन मुड़ा और सोचा, अरे क्या तुम पागल हो? वही रईस है और वह भी एक शक्तिशाली मार्क्वेस का बेटा है। ओहो हो, क्या तुम मार्क्वेस द्वारा जाने से पहले दिए गए हमारे दूसरे काम को भूल गई हो? उनके बेटे को ठीक से अनुशासित करना। मुझे अभी याद आया। महिला नेता ने अपनी उंगलियों को खतरनाक ढंग से चटकाते हुए कहा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या मेरे तुम्हारे समूह में शामिल होने की चर्चा कर रहे हो? क्विल, जो आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान था, उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। क्षमा कीजिए, लॉर्ड ब्रेमेन ने सर क्विल को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही डीन हार मानकर चुपचाप क्विल के लिए प्रार्थना करने लगा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़े नौकर ने यह संदेश दिया। किस्मत वाला है वो। मेरू ने मुंह फुला लिया। उसे कुछ हद तक खाका एहसास हो रहा था। चूंकि क्विल अब स्थानीय सरदार का मेहमान था, इसलिए उसके साथ मारपीट करना अपमानजनक होता। इस बात से बेखबर कि वह अभी बाल खतरे से बचा था। क्विल मुस्कुराया, माफ कीजिए दोस्तों, मुझे लॉर्ड ब्रेमेन से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मेरे लौटने पर हम आपके समूह में शामिल होने के बारे में बात कर सकते हैं। शर्तें तय हैं, बस थोड़ा सोच लीजिए। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और दूध के पीछे पीछे चला गया। पॉल ने क्विल फोस्टर को जहाज निर्माण स्थल पर आमंत्रित किया। मेरे प्यारे दोस्त, उसने पॉल का गर्मजोशी से गले लगाकर अभिवादन किया। वह युवा काउंट का दिल से आभारी था जिसने वास्तव में उसे समुद्री डाकू से बचाया था। लॉर्ड फोस्टर, क्विल ने तुरंत असंतुष्ट भाव प्रकट किया। ये बहुत औपचारिक है, मुझे बस क्विल कहो। उस स्थिति में मेरे मित्र, आप मुझे पॉल कह सकते हैं। पॉल ने क्विल के उत्साह का जवाब दिया। हालांकि क्विल के पास स्वयं कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, लेकिन उनके पिता एक मार्क्वेस थे और हॉर्नबी अलायंस काउंसिल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पॉल के इस प्रस्ताव से क्विल बेहद प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, तो पॉल मेरे भाई, मैं आपके शिकार में क्यों आया हूं? पॉल ने जवाब दिया, बेशक एक मित्र द्वारा आमंत्रित किए जाने से मैं बहुत खुश हूं। क्विल, निकट भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या कोई कार्यक्रम या व्यवस्थाएं हैं? ओह, मैंने घर संदेश भेजकर अपनी सुरक्षा का आश्वासन दे दिया है। मैं यहाँ लगभग 10 दिन से लेकर आधे महीने तक रुककर उत्तरी इलाकों का भ्रमण करने की योजना बना रहा हूं। उस समुद्री डाकुओं के अड्डे में बंद रहना घुटन भरा था। उसके बाद मैं घर लौटने का इरादा रखता हूं। मुझे अपने परिवार को ज्यादा देर तक परेशान नहीं करना चाहिए। पॉल ने स्वागत भाव से अपने हाथ फैलाए। आपका यहाँ स्वागत है, इसे अपने घर जैसा समझें। हालांकि जब आप वापस आएं तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। क्विल ने जोर से अपनी छाती पीटते हुए कहा, बस कह दो। एक दोस्त के लिए मैं क्विल फोस्टर आग और पानी से भी गुजर जाऊंगा, खासकर इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीवन रक्षक हो। क्विल के अभिजात व्यवहार की कमी से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पॉल ने आगे कहा, मेरे शिकार के बारे में आपका क्या विचार है? दक्षिण के बड़े शिकारों की तुलना में ये कैसा है? क्विल हंसा और अपना सिर खुजाते हुए थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, इसमें कुछ कमी है। पॉल जानता था कि क्विल उसकी भावनाओं का ख्याल रख रहा था। इस बात का मतलब शायद एक बड़ा अंतर था। मेरे पास कुछ सामान है जिसे मैं दक्षिण में बेचना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास समुद्री यात्रा करने में सक्षम जहाज नहीं है। वर्तमान चप्पू और पाल वाले जहाज लंबी दूरी तय करने में असमर्थ हैं। क्या आप लौटने पर जहाज बनाने वालों का एक समूह भर्ती करने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्विल ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, आपको कितने चाहिए बताइए, मैं आपकी मांग पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैं उनकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकता। दक्षिण में कुशल जहाज निर्माताओं की बहुत मांग है और उनके मालिक उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। कोई समस्या नहीं, बशर्ते उनके पास जहाज निर्माण का अनुभव हो। पॉल को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, दरअसल सिर्फ जहाज बनाने वाले ही नहीं, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, विशेषकर जो पढ़ लिख सकते हो और गणित जानते हो। मैं आपके लिए एक सूची बना देता हूं, मैं उनकी यात्रा खर्च का वहन करूंगा। थोड़ा असमंजस में होने के बावजूद क्विल ने पॉल के अनुरोध पर सहमति जताई और फिर उसे 2 नए प्रकार के नौकायन जहाजों के मॉडल के पास ले जाया गया। ये दोनों जहाज काफी अनोखे हैं। क्विल ने मॉडलों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि वर्तमान तकनीक के स्तर से इन जहाजों का निर्माण करना संभव है? क्विल ने जवाब दिया, मुझे जहाज निर्माण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण के कारीगरों ने तरह-तरह के विचित्र समुद्री यंत्र बनाने का प्रयास किया है। पॉल की दिलचस्पी बढ़ गई। ओह, मतलब क्या? उदाहरण के लिए विशालकाय पानी के अंदर चलने वाले डिब्बे, निरंतर गति वाले जहाज और ऐसी ही चीजें। तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब जहाज बनाने की कोशिशें भी हुई, हालांकि उनमें से ज्यादातर नाकाम नहीं या व्यावहारिक साबित हुई। तुम्हें पता है, हमेशा कुछ बेवकूफ होते हैं जो खुद को जीनियस समझते हैं और नशे में धुत होकर सोचे गए किसी बेतुके विचार से रातों-रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। ओह, माफ करना, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। क्विल को अचानक एहसास हुआ कि इन सामान्य जहाज मॉडलों का निर्माता स्वयं पॉल हो सकता है और वह सहज होकर चुप हो गया। हाँ, इस दुनिया में वाकई हर तरह के लोग हैं। युवा काउंट ने नाराजगी के बजाय मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, वे सभी मेरे पास आ सकते हैं। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C42 राज्य संकट 1 अध्याय 42 राज्य संकट 1। शिपयार्ड घूमने के बाद पॉल और क्विल इत्मीनान से समुद्र की ओर चले गए ताकि नजारों का आनंद ले सकें। आज मौसम सुहावना था, हल्की-हल्की समुद्री हवा चल रही थी जिससे उन्हें ताजगी और संतुष्टि का एहसास हो रहा था। क्विल ने अचानक उत्सुकता से पूछा, आप क्या बेचने की योजना बना रहे हैं? कुछ अनोखी चीजें, एक नए प्रकार का कागज, सस्ता और आसानी से उपलब्ध, चंपत जितना महंगा नहीं, और एक सुंदर बर्तन, आपको जरूर पसंद आएगा। पॉल ने थोड़ा गर्व से कहा। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए यूरोपीय दीवानी को याद करते हुए उसे पूरा भरोसा था कि वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और क्विल को देते हुए कहा, ये वह कागज है जिसे मैं बेचने जा रहा हूं। मैं कुछ दिनों में लेकर वापस जा रहा हूं। क्या आप आकर उन बर्तनों को देखना चाहेंगे? वे हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। जरूर, मैं जरूर आऊंगा। क्विल ने कागज देते हुए प्रशंसा से कहा, आपका मतलब है कि इस तरह के कागज का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। आर्थिक रूप से विकसित दक्षिणी देशों में अनुबंध, लेखांकन और पत्राचार जैसी दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में कागज की आवश्यकता होती थी। आर्थिक उछाल ने सांस्कृतिक समृद्धि को जन्म दिया और सांस्कृतिक उद्योग कागज का एक प्रमुख उपभोक्ता था। यदि वास्तव में कागज का कोई नया प्रकार होता जिसे पर्याप्त मात्रा में और किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकता तो बाजार खोजने की कोई चिंता नहीं होती। जी हाँ, मेरी कार्यशाला में उतने ही कर्मचारियों और समय के साथ मैं चंपत की तुलना में उत्पादन को दर्जनों गुना बढ़ा सकता हूं। दरअसल ये पॉल की मनगढ़ंत कहानी थी। उसे ठीक पता नहीं था कि वह उत्पादन कितना बढ़ा सकता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में कच्चे माल और अधिक श्रमिकों को काम पर रखने की संभावना को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि 3 से 4 गुना वृद्धि कोई समस्या नहीं होगी। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपना माथा पीटते हुए कहा, हाँ, मैंने दक्षिण की उन्नत संस्कृति के बारे में सुना था जहां अनगिनत महान लेखक और नाटककार हैं। युवा गुरु ने गर्व से भरी मुद्रा बनाई, बायां हाथ कमर पर रखा और दायां हाथ बालों पर फेरा। आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण में हम सैन्य शक्ति में उत्तर की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन साहित्य और कला के मामले में हम बिल्कुल भी संकोच नहीं कर सकते। हाँ, उनका भाव ऐसा था मानो वे स्वयं एक महान कलाकार हों। पॉल ने तुरंत उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति करते हुए कहा, मैं लंबे समय से इसकी प्रशंसा करता रहा हूं। क्या आप वापस जाने पर मुझे कुछ लोकप्रिय साहित्यिक कृतियां जैसे उपन्यास और कविताएं भेज सकते हैं? क्विल का दिल गर्व से फूल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। लेकिन आपको समुद्री मार्ग से परिवहन की आवश्यकता क्यों है? और उस साम्राज्य के पश्चिमी तट पर माल उतारने चढ़ाने और आपूर्ति करने के लिए बंदरगाह तो बहुत कम है ना? अगर मौसम खराब हो जाए या जहाज में कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा? पॉल ने बेबसी से जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है। आप कई महीनों तक समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे रहे, इसलिए शायद आपको पता न हो कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में युद्ध चल रहा है। कौन जाने ये युद्ध कब खत्म होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरा काफिला युद्धग्रस्त इलाकों से गुजरे। अगर उन्हें लूट लिया गया तो क्या होगा? अगर युद्ध न भी हो तो भी रास्ते में चौकियां हैं और सिर्फ करों से ही हम कंगाल हो जाएंगे। क्विल ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने अभी इसके बारे में सुना है। लालची जस के बारे में, है ना? वही खतरनाक आदमी है, हमारे क्षेत्र में कुख्यात भी है, लेकिन वह आपके देश के अन्य सरदारों से कहीं श्रेष्ठ है, जिसने टैरिफ कम करके और व्यापारियों को तरजीह देकर और हॉर्न के बीच व्यापार पर अधिकार कर लिया है और खूब धन कमाया है। अचानक क्विल को कुछ याद आया। उसने चारों ओर देखा, पॉल की ओर झुका और फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, लेकिन तुम इसे किसी और को नहीं बता सकते।
उसके रहस्यमय व्यवहार को देखकर पॉल की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। क्विलन ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके राजशाही परिवार गंभीर स्थिति में है। जज को शक्तिशाली समर्थन प्राप्त है। आपने क्या कहा? गंभीर खबर सुनकर पॉल सदमे में आ गया और आश्चर्यचकित दिखाई दिया। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे ऑर्डो साम्राज्य में राजवंश परिवर्तन होने की संभावना है। अपने दोस्तों की अचंभित प्रतिक्रिया देखकर क्विलन को संतोष का अनुभव हुआ। पॉल विश्वास भरी नजरों से देखने लगा, मुझसे मजाक मत करो। जब तुम समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंस गए तब जज ने विद्रोह शुरू किया। तुम्हें कैसे पता चला कि उसे समर्थन प्राप्त है और क्या उसके पास शाही परिवार को उखाड़ फेंकने की पर्याप्त शक्ति है? आपको नहीं लगता कि जज को विद्रोह का विचार कुछ महीने पहले आया होगा? वह कई सालों से तैयारी कर रहा था और विभिन्न देशों के उच्च अधिकारी इस बात से भली भांति परिचित थे। लेकिन मुझे तो घर से निकलने से ठीक पहले ही उसके समर्थन के बारे में पता चला। शायद इसी समर्थन ने उसे अंततः विद्रोह करने का निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। आपको ये बात संयोगवश कैसे पता चली? क्या आप भूल गए हैं कि मेरे पिता परिषद के सदस्य हैं? मैंने चुपके से उनके अध्ययन कक्ष में कुछ दस्तावेज पढ़े। ऐसा लगता है कि हॉर्नबे एलायंस के कुछ व्यापारी संगठन गुप्त रूप से समुद्र के रास्ते जल क्षेत्र में आपूर्ति कर रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में सैन्य उपकरण और भोजन शामिल है। इसका पैमाना चौंकाने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके राजा की स्थिति नाजुक हो सकती है। पॉल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर यह सच था तो स्वयं एक लॉर्ड होने के नाते उन्हें सावधानीपूर्वक विचार करना होगा कि वे किस पक्ष का साथ दें। ब्रेमेन परिवार को उत्तर पश्चिमी खाड़ी में इसलिए निर्वासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अतीत में गलत पक्ष का साथ दिया था। पॉल की मन की बात समझते हुए क्विलन ने पॉल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें खुद को बचाने की हिम्मत नहीं है तो कुछ समय के लिए तटस्थ रहो। जब स्थिति स्पष्ट हो जाए तब अपना रुख साफ कर देना। अगर हालात बहुत बिगड़ जाएं तो हॉर्नबे में आकर मुझसे मिल लेना। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। पॉल ने मन ही मन सोचा कि तरस रहने के लिए भी कुछ ताकत की जरूरत होती है, लेकिन क्विलन के शब्द दिल को छूने वाले थे। उसने क्विलन की सच्ची आंखों में देखते हुए कहा, धन्यवाद क्विलन। फिर उत्सुकतावश उसने पूछा, हॉर्नबे एलायंस किस पक्ष का समर्थन करता है? क्विलन ने तुरंत जवाब दिया, अपनी स्थापना के बाद से हॉर्नबे एलायंस ने सशस्त्र सत्ता की नीति का पालन किया है। हम बस शांतिपूर्वक अपना काम करना चाहते हैं और दूसरे देशों के आंतरिक विवादों में ज्यादा दखल देने से बचना चाहते हैं। गलत पक्ष का साथ देना हमारे कारोबार को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने विषय बदल दिया, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जाता है। पर्दे के पीछे क्या होता है मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत कम जानकारी है। आखिरकार किसी देश का अब तक का अस्तित्व उतना सरल नहीं हो सकता जितना सतह पर दिखता है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक आपूर्ति परिवहन जैसे तीसरे पक्ष के व्यापार का सवाल है, हॉर्नबे के कानून से प्रतिबंधित नहीं करते हैं। यदि आपके राजा भी कोई आदेश देते हैं तो हमारे व्यापारी संघ बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लेंगे। क्या आपको पता है कि जाज को कौन समर्थन दे रहा है? जब तक इसे गठबंधन के अपने हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परिषद को व्यावसायिक रहस्यों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कौन है। लेकिन संदिग्धों की संख्या सीमित है और कोई छोटा देश नहीं है और वहां हस्तक्षेप करने में सक्षम ताकतें भी बहुत कम है। साथ ही मुझे याद है कि वे व्यापारी संघ मुख्य रूप से हॉर्नबे के पूर्वी हिस्से में व्यापार करते हैं। पॉल ने सोचा, कितना चालाक तरीका है। समुद्री परिवहन आसानी से किसी का ध्यान खींचे बिना हो सकता है और मात्रा बहुत अधिक है। सैन्य उपकरणों और भोजन की भारी मात्रा को देखते हुए यह संभवतः राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई है। हॉर्नबे के पूर्व में क्या वह ट्रियासागर के पास नहीं है? ट्रियासागर के पास और जज का समर्थन करने में सक्षम ये केवल चर्च या बेबेला साम्राज्य ही हो सकता है। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C43 राज्य संकट 2 अध्याय 43 राज्य संकट 2। समुद्र में मौसम अप्रत्याशित होता है। साफ आसमान से लेकर अचानक बादल छा जाने तक का समय बदल जाता है। आज समुद्र में इतने कम जहाज देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ब्रेमेन ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे मौसम के बारे में किसी अनुभवी बूढ़े मछुआरे से पूछ लेना चाहिए था। क्विलन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर सराय तक छोड़ देता हूं। रास्ते में बारिश हो सकती है और कम से कम गाड़ी में थोड़ी बहुत बारिश से बचाव तो हो जाएगा। क्विलन ने सहर्ष स्वीकार किया, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद भाई। दोनों पॉल की गाड़ी में बैठ गए और कोचवान उन्हें शहर के सराय की ओर ले गया। रास्ते में पॉल अभी भी जाट के पीछे की शक्ति के मुद्दे पर विचार कर रहा था। उसे लगा कि सबसे संभावित उम्मीदवार चर्चिल है क्योंकि इसके पीछे ठोस कारण था और के पूर्व राजा का चर्च के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष रहा था। ये संघर्च धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सत्ता के बीच सदियों पुराना संघर्ष था। जिस वर्ष और उसके आर्चबिशप का निधन हुआ, परंपरा के अनुसार चर्च और देश के उच्च स्तरीय अधिकारी आपस में संवाद करके एक ऐसे उम्मीदवार पर सहमति बनाते थे जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता हो। इसके बाद चर्च एक घोषणा जारी करता था और देश के अधिकारी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करते थे, जिससे सभी संबंधित लोग प्रसन्न होते थे। हालांकि उस समय दो मजबूत दावेदार थे। इनमें से एक और के बिशप थे जो गम में ही मठ में शामिल हो गए और ग्रामीण चर्चों में सेवा करने लगे। उन्होंने दशकों तक लगन से काम किया और क्षेत्रीय बिशप के पद तक पहुंचे। राज्य में उनका बहुत सम्मान था और वे पुराने राजा के घनिष्ठ मित्र थे, जिसके कारण वे आर्चबिशप पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बन गए। दूसरे व्यक्ति एक विदेशी बिशप थे जिन्हें चर्च द्वारा नियुक्त किया गया था। वे और में लंबे समय से नहीं थे, लेकिन उन्होंने होली सी के धर्मशास्त्रीय विद्यालय में सेवा की थी और पूरे महाद्वीप के छात्रों को पढ़ाया था। राजा रॉनी 15 मूर्ख नहीं थे। सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर उन्होंने आर्चबिशप पद के लिए अपने करीबी मित्र और मूल निवासी उम्मीदवार का समर्थन किया। चर्च भी मूर्ख नहीं था और बिशप और राजा के बीच संबंध सर्वविदित थे। यदि उनके आर्चबिशप और स्थानीय कुलीन वर्ग ने गुट बना लिया होता तो मामला जटिल हो जाता, इसलिए उन्होंने अपने विदेशी उम्मीदवार का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। आर्चबिशप पद को लेकर दोनों पक्षों के बीच अंगीनत बात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टकराव हुए। अफवाह है कि एक निजी सौहार्दपूर्ण बैठक के दौरान उत्तेजित राजा रॉनी 15 ने गलती से अपने कृत्रिम दांत चर्च के दूत के चेहरे पर रख दिए थे। अंततः एक समझौता हुआ, चर्च के उम्मीदवार आर्चबिशप बन गए, लेकिन ऑर्डो में भविष्य के क्षेत्रीय बिशप मूल निवासियों को प्राथमिकता देंगे, जिनमें से आधे शाही परिवार की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि एक समझौता हो गया था, लेकिन एक विवाद शुरू हो चुका था और उत्तराधिकारी राजा रॉनी 16 ने चर्च के साथ संबंधों को सुधारने में काफी प्रयास किया। इसलिए पॉल ने अनुमान लगाया कि जाट के पीछे चर्च का हाथ हो सकता है, लेकिन बाद में उन्हें इस पर संदेह हुआ। ऐतिहासिक रूप से चर्च और धर्मनिरपेक्ष शासकों के बीच सत्ता संघर्षों में चर्च ने खुले तौर पर उन शासकों को बहिष्कृत कर दिया जिन्होंने उनका विरोध किया या उस देश में एक आज्ञाकारी कुलीन व्यक्ति को पाया और उन्हें प्रकाश के भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त शासक घोषित किया। सरल, क्रूर और प्रभावी। कहा जाता है कि चर्च ने एक बार बहिष्कार का इस्तेमाल करके एक सम्राट को 3 दिन और 3 रातों तक बर्फ में नंगे पैर खड़े रहने के लिए मजबूर किया था। गुप्त रूप से पर्दे के पीछे से काम करना चर्च का तरीका नहीं था। शायद चर्च को अपना प्रभाव कम होता महसूस हो रहा था और बस सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने रणनीति बदली। लेकिन जज के चर्च के प्रति विशेष लगाव का कोई संकेत नहीं मिला था। क्या ये बेबेला साम्राज्य हो सकता है? इसकी संभावना कम है क्योंकि ऑर्डो और बेबेला के बीच पीढ़ियों से अंतर्वाह होते रहे हैं, जिससे उनके मजबूत संबंध बने रहे हैं। जब पॉल सोच में डूबा हुआ था तभी उसके बगल में बैठे क्विलन ने आंख भरी। जज हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। अगर वह ऑर्डो पर कब्जा कर लेता है तो हॉर्नबे एलायंस के लिए उसके कुछ छिपे हुए इरादे हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वे व्यापारी संगठन क्या सोच रहे हैं, राष्ट्रीय हितों से ऊपर पैसे उड़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि परिषद कोई कार्रवाई करेगी। सामने वाले को प्रभावित करने का मौका पाकर पॉल ने गला साफ किया और गंभीरता से बोला, क्विलन, एक दार्शनिक ने एक बार कहा था, पर्याप्त लाभ होने पर पूंजी सासी हो जाती है। यदि 10% लाभ हो तो वह जगह फैल जाएगी, 20% लाभ होने पर बहुत ही उत्सुक हो जाएगी, 50% होने पर बहुत जोखिम लेने लगेगी, 100% होने पर बहुत सभी मानवीय कानूनों को कुचलने का साहस करेगी और 300% होने पर ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जिसे करने में उसे संकोच न हो, नहीं ऐसा कोई जोखिम होगा जिसे वह न उठाए, यहां तक कि अपने मालिक की फांसी पर चढ़ने की संभावना को भी। कार्ल मार्क्स। मैंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ये बात सच लगती है। क्विलन ने सहमति जताते हुए कंधे उठाए। हमारे हॉर्नबे गठबंधन में जो वाणिज्य पर आधारित है, भले ही हमारे कानून बाकी लोगों को एकदम सही लगते हों, लेकिन सभी को उनके अनुरूप रहना होगा और साथ ही उनकी खामियों का फायदा उठाना भी सीखना होगा। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे क्विलन इन सब बातों से अनजान नहीं थे। वे सिर के पीछे हाथ रखकर पीछे झुक गए और बोले, इसलिए 16 साल की उम्र के बाद मैंने एक साहसी बनने का सपना देखा, दुनिया भर में आजादी और बेरोक घूमने का, उन नियमों और कानूनों से दूर। तो आप रोमांच के लिए नॉर्थ वेस्ट बे आए हैं? बिल्कुल सही। और मेरे पिता ने तो मुझे ढूंढने के लिए रिचमैन एडवेंचर टीम को भी भेजा है। कितना बढ़िया मौका है, मैं सच में उनके साथ जुड़ना चाहता हूं। क्विलन अचानक उत्साहित हो गया। रिचमैन एडवेंचर टीम, क्या ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले चर्च में आए थे? जी हां, वह समूह हमारे दक्षिणी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, जिसने कई संकटों का समाधान किया है। पॉल ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या साहसी व्यक्ति भाड़े के सैनिक का ही दूसरा नाम है? नहीं नहीं नहीं, क्विलन ने पॉल की धारणा को गलत साबित करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली हिलाई। हालांकि दोनों को दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए वेतन मिलता है, लेकिन साहसी लोगों के अपने नैतिक मानदंड और पेशेवर आचार संहिता होती है। इसके अलावा विभिन्न देशों और क्षेत्रों में एडवेंचरस गिल्ड मौजूद हैं जो विशेष संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। वे कमीशन जारी करने और पुरस्कारों का प्रबंधन करने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और साथ ही साहसी लोगों की निगरानी भी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पेशेवर मानदंडों और स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं। इसके विपरीत भाड़े के सैनिकों पर कम प्रतिबंध होते हैं और वे निम्न श्रेणी के कमीशन स्वीकार करते हैं। वे अक्सर देशों के बीच होने वाले युद्धों में सक्रिय रहते हैं और पैसे के लिए हत्या और लूटपाट करने को तैयार रहते हैं। क्या आप मुझे रिचमैन एडवेंचर टीम के बारे में और अधिक बता सकते हैं? उनके कौशल क्या हैं? ओह, मुझे तो सिर्फ उन 4 लोगों के बारे में पता है जो मुझे बचाने आए थे। गुलाबी बालों वाली लड़की मेहुल है, वो कद में छोटी है लेकिन बेहद ताकतवर है और उसका हथियार एक अनोखा घोड़ा है। वो समूह की नेता है। नीले बालों वाला युवक दीन सका है जो कतार चलाने में माहिर और बहुत फुर्तीला है और जासूसी का काम संभालता है। पीले बालों वाले इस युवक का नाम कार्य है जो एक बलवान और शक्तिशाली तलवारबाज है।
हरे बालों वाली लड़की का नाम लाडी है। वह काफी अनोखी है और पेशे से विद्वान है। उसने यात्रा करने और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए साहसिक समूह में शामिल हुई, लेकिन वह बेहद कुशल भी है। टीम में धनुषधारी के रूप में सेवा करती है और चिकित्सा के कुछ क्षेत्रों में भी जानकार है। पॉल ने उत्सुकता से पूछा, एक विद्वान जो धनुष बाण का इस्तेमाल करता है, ये तो दुर्लभ है। बिल्कुल सही। क्विलन ने अपनी जान पर हाथ मारा। डीन ने एक बार दावा किया था कि मिस लाडी 150 मीटर दूर से मक्खी को भी मार सकती हैं। मुझे लगता है वह शेखी बघा रहा था। किसी लड़की के लिए धनुष बाण चलाना अपने आप में काफी प्रभावशाली। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C44 आग का रहस्य। अध्याय 44 आग का रहस्य। ऑडो साम्राज्य की राजधानी क्रिस्टल शाइन फोर्ट्रेस अभी भी तनावपूर्ण गंभीरता के माहौल में डूबी हुई थी। राजशाही सेना द्वारा राजधानी पर पुनः कब्जा किए हुए कुछ समय बीत चुका था, फिर भी मार्शल लॉ में कोई ढील नहीं दी गई थी। सड़कों पर हर कुछ कदम पर पहरेदार और चौकियां तैनात थीं। गश्ती सैनिकों द्वारा संदिग्ध समझे जाने वाले लोगों को अचानक रोककर उनसे गहन पूछताछ करना आम बात थी। आमतौर पर चहल पहल से भरे रहने वाले शराबखाने अब शांत थे। ग्राहक अपनी शराब खरीदने के बाद जल्दी से निकल रहे थे। जो कुछ लोग पीने के लिए रुके थे, वे केवल संक्षिप्त सामान्य बातचीत कर रहे थे, जो आमतौर पर होने वाली बेरोक बहसों और शोरगुल भरी चर्चाओं के बिल्कुल विपरीत था। एक रथ शाही महल की ओर तेजी से बढ़ा, जिसमें दाढ़ी वाला एक पतला लंबा आदमी बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि काउंट मलिन था, जो राज्य की खुफिया प्रणाली का प्रभारी था। काउंट मलिन, जो देखने में शांत और संयमित लग रहे थे, वास्तव में बेहद परेशान थे। जिस रात राजकुमारी ने सेना का नेतृत्व करते हुए राजधानी पर पुनः कब्जा किया, उसी रात अनाज भंडार में भीषण आग लग गई, जिससे भंडार अनाज और चारा का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। इस आपदा ने दक्षिण में विद्रोह को दबाने की राजभक्तों की योजनाओं को बुरी तरह से बाधित कर दिया था। अन्न भंडारों के प्रबंधन में आग से बचाव को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी और सभी भंडारगृहों में एक साथ आग लगना लगभग असंभव था। ये स्पष्ट था कि यह एक उकसाने वाला कृत्य था। गद्दार जज की ओर से एक सीधी चुनौती। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मेरे पास अभी भी तुमसे निपटने के लिए कई तरकीबें हैं, जो तुम्हारी नाक के नीचे ही काम आएंगी। राजकुमारी कैथरीन के गुस्से की कल्पना करना आसान था। आग लगने के बाद हुई एक आपातकालीन बैठक में क्रोध में आकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक मेज को बीच से काट दिया और कसम खाई कि वह जज के साथ कभी जीवन नहीं बिताएंगी। खुफिया विभाग के प्रमुख होने के नाते काउंट मलिन को स्वाभाविक रूप से आग लगने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया गया था। हालांकि जैसे जैसे उनकी जांच बढ़ती गई, मामला और भी पेचीदा होता गया। उन्होंने बार-बार अपने पास मौजूद जानकारी की समीक्षा की और इस बात पर विचार किया कि राजा और राजकुमारी को कैसे रिपोर्ट दी जाए। हाल ही में एक गंभीर बीमारी से उबरने के बाद ऑडो के राजा रॉनी 16वें राज्य के मामलों को संभालने में सक्षम थे। शाही अंगरक्षकों द्वारा गहन तलाशी के बाद जो उनके पद के लिए भी एक आवश्यक सावधानी थी, काउंट मलिन राजा के अध्ययन कक्ष की ओर तेजी से बढ़े। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि राजकुमारी कैथरीन पहले से ही वहां मौजूद थी। काउंट मलिन, अनाज भंडार में लगी आग की जांच कैसी चल रही है? राजा ने औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में पूछा। 30 वर्ष से अधिक आयु के राजा रॉनी 16 थके हुए और चिंतित दिख रहे थे। एक कुलीन व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम उम्र होने के बावजूद उनके नतीजे के बाद सफेद हो रहे थे। महाराज, मुझे ये सूचित करते हुए खेद है कि इस मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। राजा के हाल ही में स्वस्थ होने के बावजूद मलिन ने काफी विचार विमर्श के बाद सच्चाई बताने का फैसला किया। अपने पिता के बगल में खड़ी राजकुमारी कैथरीन ने पूछा, क्या कोई समस्या है? जी महाराज, मुझे समझाने दीजिए। काउंट मलिन ने जानकारी से भरा एक चंपत निकालते हुए कहना शुरू किया। ड्यूटी पर तैनात गार्डों के अनुसार गोदाम प्रबंधक फुलबाग के अनाज भंडार में प्रवेश करने के बाद आग लगी। एक अन्य सैनिक ने रोशनी में उनकी सहायता करने की पेशकश की और उनके साथ अंदर गया। उस दौरान कोई और अंदर नहीं गया। तो इन दोनों में से ही कोई एक दोषी है। काउंट मलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, चलिए सैनिक से शुरू करते हैं। हमने उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी जुटा ली है। उसका रिकॉर्ड बेदाग है। उसने विस्काउंट क्लेन के अधीन 3 साल से अधिक समय तक सेवा की है। जो लोग उसे जानते हैं उनकी उसके बारे में अच्छी राय है और क्लेन जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है भी नहीं मानता कि वह जासूस है। लोगों को उसके किसी भी संदिग्ध व्यवहार की याद नहीं है और एक सैन्य शिविर में हर किसी को धोखा देना लगभग असंभव है। कैथरीन ने सुझाव दिया, तो ऐसा लगता है कि सैनिक अपराधी नहीं है। बात के बारे में क्या ख्याल है? काउंट मलिन ने आगे कहा, गोदाम प्रबंधक पर वाकई काफी संदेह है और हम इनको उससे परिचित होना चाहिए। हाँ, मेरी याद में वे सक्षम और मेहनती थे। कैथरीन ने याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान गोदाम में कभी चोरी या बदमाशी घटना नहीं हुई। हमने उनके पूरे सामाजिक दायरे, सहकर्मियों, मित्रों और वरिष्ठों से पूछताछ की, लेकिन किसी भी असामान्य व्यवहार की सूचना नहीं मिली। वे हमेशा राजशाही के प्रति वफादार रहे हैं और यहाँ तक कि जाट विद्रोह के दौरान विद्रोहियों से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो उसके परिवार का क्या हुआ? कैथरीन ने गिनती की सूची में एक कमी देखी। मलिन ने फिर से हिलाते हुए कहा, महामहिम, आप बहुत समझदार हैं। श्रीमती बात के अनुसार उनके पति में कुछ असामान्य लक्षण दिखाई दिए थे। किस प्रकार के असामान्य लक्षण? गोदाम प्रबंधक के प्रति मुख्य संदेह उसके दैनिक कामकाज में नहीं है, क्योंकि अपने पति के कारण वह विभिन्न स्थानों के कई अनाज व्यापारियों से मिलता है, जिससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सबसे बड़ा संदेह उसके हालिया मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर है। कैथरीन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि श्री बात मानसिक रूप से अस्थिर रहे होंगे, इसलिए पागलपन के दौरे में गोदाम में आग लगाना कोई सामान्य बात नहीं है? मलिन ने जल्दी से स्पष्ट किया, मेरा मतलब वो नहीं है महाराज। श्री बात की मानसिक स्थिति पहले हमेशा सामान्य थी और उनके परिवार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। संदिग्ध व्यवहार आग लगने से लगभग 2 महीने पहले, लगभग उसी समय शुरू हुआ जब जज ने अपना विद्रोह शुरू किया था। उस समय के दौरान, जी हाँ महाराज, श्रीमती बात के अनुसार उनके पति को अचानक निद्रा की समस्या होने लगी और वे पूरी रात सो नहीं पाते थे। कई तरह की नींद की दवाएं आजमाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। कई दर्द भरी और बेचैन रातों के बाद बात को आखिरकार नींद आने लगी, लेकिन वे नींद में बड़बड़ाने लगे, जो श्रीमती बात के अनुसार उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कैथरीन ने उत्सुकता से पूछा, बात ने क्या कहा? राजा रॉनी 16वें, जो चुपचाप सुन रहे थे, मलिन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में आगे की ओर झुक गए। मलिन ने अपने नोट्स पर नजर डाली, उसमें से ज्यादातर स्पष्ट बड़बड़ाहट थी, लेकिन श्रीमती बात कुछ वाक्य समझ पाई। उसने चंपत को राजा की मेज पर रख दिया। राजा और राजकुमारी के पढ़ने के बाद उन्होंने उसमें कुछ वाक्य देखे। तुम कौन हो? मेरा पीछा करना बंद करो। मैं कहां हूं? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा, मेरे दिमाग से निकल जाओ। मैंने वही किया जो आपने कहा था, सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा, कृपया चले जाइए। मैं यह नहीं करना चाहता, इससे मुझे फांसी हो सकती है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। हे गुरु, मैं आपके पवित्र उपदेशों का पालन करता रहूंगा, मुझे मत छोड़िए। हे मेरे परम स्वामी, आपका सेवक मृत्यु तक इस मिशन को पूरा करेगा। मलिन ने आगे कहा, उनके भाषण के आखिरी 2 सप्ताह विशेष रूप से संदिग्ध थे। आग लगने से ठीक पहले श्रीमती बात ने आखिरी वाक्य ही सुना था। अनिद्रा से पीड़ित होने के बावजूद प्रबंधक जल्दी सोने की अपनी आदत बनाए रखे हुए थे। अपने पति की चिंता में श्रीमती बात जागती रही। उनके ऐसा कहने के कुछ क्षण बाद वे उठे और कहा कि उन्हें अपना दिमाग शांत करने के लिए टहलने की जरूरत है और फिर गोदाम में आग लग गई। कैथरीन और रॉनी 16 ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में स्पष्ट रूप से प्रश्न थे, इसका क्या मतलब है? हैरान राजा और राजकुमारी को देखकर मलिन भी उतना ही अचंभित था, तभी अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या गोदाम प्रबंधक किसी प्रकार के जादू या टोने के प्रभाव में हो सकता था? उसने झट से अपना सिर हिलाया और इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C45 पिता पुत्री संघर्ष। अध्याय 45 पिता पुत्री संघर्ष। काउंट मलिन ने अपने मन में उठे एक बेतुके विचार को तुरंत दूर कर दिया। जादू, ये कैसे संभव हो सकता है? चर्च के पाखंडी हमेशा दुष्ट जादूगरों और चुड़ैलों की कहानियां सुनाकर आम लोगों को डराते थे, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने एक नया अधिकरण भी स्थापित किया था। इनमें से कुछ पाखंडी विभिन्न बहाने बनाकर एक टूटा हुआ पत्थर ले जाते थे और जादू या टोना टोटका के निशान खोजने का नाटक करते थे। उनके प्रभाव के कारण जनता, विशेषकर निम्न वर्ग के लोग इन दावों पर गहराई से विश्वास करते थे। हालांकि कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों के लिए जादूगरों और चुड़ैलों की ऐसी कहानियां चर्च द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए बड़ी कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। समय बीतने के साथ साथ कई रहस्यमय घटनाओं को तर्कसंगत व्याख्याएं मिलने लगी। उदाहरण के लिए कब्रिस्तानों में दिखाई देने वाली भूतिया रोशनी, जिसे कभी चर्च द्वारा बुरी आत्माओं का कार्य माना जाता था, बाद में रसायन शास्त्रियों द्वारा फास्फोरस नामक पदार्थ के स्वतः दहन मात्र पाई गई। इन झूठों के उजागर होने के बाद चर्च ने उन विद्वानों को नापसंद करना शुरू कर दिया, जिन्होंने अज्ञात का पता लगाने का साहस किया और अक्सर उन्हें डायन बताकर सताया। फिर भी इससे लोगों की जिज्ञासा कम नहीं हुई। चर्च के भीतर भी अज्ञात की खोज और प्रकृति के अध्ययन की वकालत करने वाले ग्रुप आए, ताकि ईश्वर को बेहतर ढंग से समझा जा सके और उसके करीब पहुंचा जा सके, जैसे कि प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ एनलाइटमेंट। चर्च ने कुछ रहस्यमय लोगों और घटनाओं को जादू टोना या शैतानी गतिविधियों से जोड़ दिया। लोगों के भय का फायदा उठाकर चर्च पर उनकी निर्भरता को और मजबूत किया। ये धारणा उच्च कुलीन वर्ग में फैलने लगी थी, जो जादूगरों और जादू को भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने की मात्र चाल मानते थे। काउंट मलिन भी इस विचार से सहमत थे, हालांकि अधिकांश सभी विश्वास के पक्ष में रहना पसंद करते थे। कृपया जांच जारी रखें लॉर्ड मलिन। हालांकि हमारे यहाँ भोजन की कमी की वास्तविकता परिवर्तित है। राजा ने अध्ययन कक्ष में चुप्पी तोड़ते हुए सबसे अहम मुद्दे पर बात की। राजकुमारी कैथरीन ने माथे पर शिकन के साथ कहा, पिताजी, मैंने शाही भूमि के भीतर राशन इकट्ठा करने का आदेश पहले ही दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। अगर हम कुछ भोजन इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी ये दक्षिण में लंबे अभियान के दौरान सेना का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। राजा रॉनी 16 में कुछ देर चुप रहे और अंततः बोले, हमारे पास राजशाही का समर्थन करने वाले सामंतों से खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस संसार में राजा का आत्मनिर्भर होना एक लिखित नियम था। प्राचीन गुबेरा साम्राज्य के पतन के बाद उसके क्षेत्र में कई नई सरकारें अस्तित्व में आईं।
ये नवजात देश अक्सर युद्ध छेड़ते थे और उनके शासक गुबिला साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों की कमी के कारण अपनी संपत्ति से बड़ी साइज सेनाओं को बनाए रखने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वे आमतौर पर दो रणनीतियों को अपनाते थे। पहले वे शूरवीरों के विभिन्न आदेशों की तरह कुछ चुनिंदा सैनिकों को बनाए रखते थे और युद्ध के दौरान नागरिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती करके उनकी संख्या बढ़ाते थे। दूसरे, उन्होंने एक सामंती व्यवस्था लागू की। राजा ने योग्य कुलीनों को भूमि प्रदान की, जिससे वे उन भूमियों के स्वामी बन गए। ये महान स्वामी फिर अपनी भूमि के कुछ हिस्से अपने जागीरदारों को दे सकते थे, जो बदले में अपने अधीन जागीरदारों को देते थे, और यह सिलसिला शूरवीरों तक चलता था। लॉर्ड्स को अपने राजस्व से सैन्य बल जुटाने पड़ते थे और युद्धों के दौरान अपने शासकों के आह्वान पर जवाब देने के लिए बाध्य थे। वे अपने सैन्य बलों को उपयोग के लिए पेश करते थे। इसी के अनुरूप सामंत अपने शासक को कर देने के लिए बाध्य नहीं थे या केवल नामांकित कर देते थे। शाही परिवार आमतौर पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी प्रत्यक्ष भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहते थे। इसलिए राजा और 16 सामंतों को अपनी सेना राजा की सेवा में लाने के लिए बुला सकते थे, लेकिन उनके पास उनकी भूमि से खाद्य भंडार जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था। कानूनी तौर पर वे ऐसा आदेश जारी कर सकते थे, लेकिन इससे संभवतः अधिक सामंत जज का साथ देने लगते। कैथरीन ने सुझाव दिया, आइए हम अपने शाही आयुक्तों को, जो पहले से ही तैनात हैं, उनके संबंधित क्षेत्रों में सामंतों के साथ बातचीत करने दें ताकि कीमतों को यथासंभव कम रखा जा सके। राजा सहमत हो गए और काउंट मलिन ने कमान स्वीकार कर ली। शाही आयुक्तों के अभियान उनके खुफिया नेटवर्क के अंतर्गत थे। उन्होंने राजा और राजकुमारी को एक दूसरा पत्र प्रस्तुत किया और बताया, एक और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली है। हमारी जांच से पुष्टि होती है कि जज को वास्तव में किसी का समर्थन प्राप्त है। राजा और राजकुमारी ने रिपोर्ट खोली और साथ में पढ़ी। कैथरीन ने बुद्ध बताते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक साल पहले उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से विद्रोह का झंडा उठा रहा है। राजकुमारी की ओर देखते हुए काउंट ने कहा, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि समर्थन उस तरफ से आ रहा होगा, और पूर्व की ओर इशारा किया। राजकुमारी ने काउंट को घूरते हुए कहा, आकाश के सबूत के बिना निराधार दावे मत करो। काउंट ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज। राजा ने अचानक कहा, इतने कठोर मत बनो। देशों के बीच संबंध बहुत जटिल होते हैं, अक्सर सार्वजनिक और निजी तौर पर इनके अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। राजकुमारी कुछ कहने लगी, लेकिन पिताजी, लेकिन फिर वह हिचकिचा गई। राजा रॉनी सोलह ने अपनी बेटी को स्नेह भरी निगाहों से देखा, जो उनका सबसे बड़ा गौरव थी। कम उम्र के बावजूद वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, लेकिन राजनीति में उसे अभी और अनुभव की आवश्यकता थी। उन्होंने काउंट मलिन की ओर मुड़कर कहा, ठीक है लॉर्ड मलिन, अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। आपने इस दौरान बहुत मेहनत की है। यह मेरा कर्तव्य है, मैं कठिनाई के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता। काउंट ने झुककर अभिवादन किया और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। अकेले रह जाने पर पिता और पुत्री अध्ययन कक्ष में खड़े रहे। राजा धीरे-धीरे खिड़की की ओर चले। राजकुमारी की ओर पीट करके उसने कहा, कैथरीन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजकुमारी चुपचाप अपने पिता के शब्दों का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो उसने सुना उसे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैं तुम्हारी बहन की शादी ड्यूक विलियम से कराने की योजना बना रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस एक बड़ी घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। कैथरीन एक पल के लिए अवाक रह गई। अंततः उसने पूछने की हिम्मत जुटाई, क्यों? राजकुमारी को अपने भीतर ही इसका जवाब पता था। ड्यूक विलियम राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली सरदार था और वर्तमान संघर्ष में जिन सरदारों ने अभी तक अपनी निष्ठा घोषित नहीं की थी, उनमें वह सबसे ताकतवर था। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी बेटी उसके इरादों को समझ गई है। एलिन की उम्र केवल 15 वर्ष है, क्या वह इसके लिए सहमत हो गई है? राजकुमारी का स्वर तीखा हो गया। राजा अभी भी दूसरी ओर मुंह किए हुए, बुद्ध बताया 15 साल की उम्र इतनी कम नहीं है, लेकिन उसने इस बात की पुष्टि नहीं की कि कैथरीन की बहन सहमत हुई थी या नहीं। लेकिन विलियम की उम्र लगभग 50 साल है और उसकी इतनी खराब प्रतिष्ठा है, आप सचमुच अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करने को तैयार हैं? राजकुमारी की आवाज तेज हो गई, लगभग चीख में बदल गई। बस मैंने अपना मन बना लिया है, अब जाओ। राजा अचानक मुड़ा और अपनी बेटी को घूरने लगा। उसकी आंखें, जो कभी कोमल थी, अब दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। अपने पिता के इरादे को समझते हुए कैथरीन ने ठंडे लहजे में उनकी ओर देखा और कहा, जैसा आप आदेश दें महाराज। वह मुड़ी और बाहर चली गई। स्टडी रूम का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। राजा रॉनी सोलह खिड़की के पास बिना हिले खड़े रहे। काफी देर बाद उन्होंने आंख भरी, अपनी मेज की ओर चले और कमजोरी से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी राजनीति के मामलों में अभी भी बहुत बोली है। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C46 लेकर हाथ डाउन लौटें। अध्याय 46 लेकर हाथ डाउन में वापसी। पॉल बेमैन का पोर्टलैंड में प्रवास शुरू में तय की गई अवधि से अधिक लंबा हो गया। इस दौरान उन्होंने शहर के छोटे बड़े सभी व्यापारियों से मुलाकात की और समुद्री व्यापार शुरू करने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने की योजना बनाई जो समय तक इस दुनिया में अज्ञात अवधारणा थी और स्थानीय व्यापारियों को इसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी के सामने सभी व्यापारी चापलूसी करते थे। इस दुनिया में व्यापार केंद्रित हॉर्नबे एलायंस को छोड़कर अन्य देशों के व्यापारियों का राजनीतिक दर्जा बहुत कम था और सत्ता में बैठे लोग अक्सर उनका शोषण करते थे। जब पॉल ने अपनी सामंती स्थिति का लाभ उठाते हुए अपना दर्शन प्रकट किया तो उसे सर्वत्र सराहना मिली। हालांकि व्यापारियों को गुप्त रूप से लगा कि सामंत केवल धन जुटाने की कोशिश कर रहा है, जो कुलीनों द्वारा किसी बहाने से धन निकालने की एक आम रणनीति है। पॉल ने व्यापारियों की बेईमानी को भांप लिया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। लोगों की सोच बदलने में समय लगता है और उसका वर्तमान उद्देश्य केवल व्यापारियों को सूचित करना था, न कि तुरंत चंदा इकट्ठा करना। समुद्र में अभी भी बचे हुए समुद्री लुटेरे सक्रिय थे और पूरी तरह से पाल खोलकर चलने वाले समुद्री जहाजों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ था। बड़े-बड़े सपने देखने का अभी कोई विचार नहीं था। उन्होंने पूर्ण नगर प्रमुख पीटर से मुलाकात की, जो अपनी पोती सुसान की देखरेख में होश में आ गए थे। जब उन्हें चर्च में घटी घटनाओं के बारे में पता चला तो वे इतने भयभीत हो गए कि अपनी कमजोर सेहत के बावजूद तुरंत बिस्तर से उठ गए और पॉल से माफी मांगते हुए अपनी पोती के अपराध के लिए क्षमा की गुहार लगाई। पॉल ने उसे विनम्रतापूर्वक आश्वस्त किया और बुरे व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि कोई प्रतिशोध नहीं होगा। जब पीटर को पता चला कि उन्हें महापौर पद से हटाकर नए महापौर का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो उन्हें गहरा दुख हुआ। इस पद की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी पद पर बिताया था और इस बदलाव को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था। फिर भी उन्होंने नए महापौर की हर संभव सहायता करने का संकल्प लिया। पीटर पॉल द्वारा समुद्री डाकुओं को खरीदने और शहर को शाश्वत सुरक्षा का वादा करने के लिए भावुक और आभारी था और उसने प्रभु की दीर्घायु के लिए प्रकाश के भगवान से प्रार्थना की। नौसेना में भर्ती अभियान भी पूरे जोर शोर से चल रहा था। भर्ती के मानक तय होने के बाद 300 से अधिक नए सैनिकों की भर्ती की गई। ऑस्टिन, जिन्हें कार्यवाहक मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था और जो नॉर्थ वेस्ट फ्लीट के साथ-साथ पहली टुकड़ी के पहले स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे, बेहद व्यस्त थे और उनके पास आराम करने का लगभग कोई समय नहीं था। रूबिन शिपयार्ड ने 2 सुसज्जित गैली बनाने के लिए ओवरटाइम काम किया और नौसैनिक प्रशिक्षण के लिए 4 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को संशोधित किया। स्टुअर्ट फोर्ड द्वारा चुने गए नए मेयर और डिप्टी मेयर सार्वजनिक सुनवाई के तुरंत बाद पोर्टलैंड पहुंचे और उन्होंने जल्दी ही अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। पॉल ने उन्हें पोर्टलैंड में लेकर टाउन की पहलों को दोहराने का निर्देश दिया था, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, कूड़ेदान और पानी के स्टेशन, और उन्हें जनगणना करने का भी काम सौंपा गया था। पॉल ने उन्हें ये भी निर्देश दिया कि वे बुजुर्ग पत्र का सम्मान करें और उनसे सलाह लें, जिससे उनका सहयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त शहर के केंद्रीय चर्च को प्रशासनिक उपयोग के लिए एक सरकारी भवन में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया था और एक नए चर्च को अधिक एकांत स्थान पर बनाने की योजना थी, जैसा कि काउंट ने संकेत दिया था। जुलाई में पॉल ने लेकर टाउन लौटने का फैसला किया। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने नवगठित नौसेना बलों का निरीक्षण किया और साहूपूर्वक घोषणा की, हमारी यात्रा सितारों और समुद्र की ओर ले जाती है। हालांकि सितारों को संबोधित किए गए शब्दों ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया, लेकिन इससे सैनिकों का उत्साह और शेष समुद्री डाकुओं को खत्म करने की उनकी उत्सुकता कम नहीं हुई। दूसरी पैदल सेना बटालियन को अभी विघटित हो रही नौसेना का समर्थन करने के लिए पोर्टलैंड में छोड़ दिया गया था, इसलिए काउंट ने पहली पैदल सेना बटालियन का नेतृत्व करते हुए लेकर टाउन की ओर कूच किया। जुलाई में गर्मी बहुत तीव्र थी, खासकर दोपहर के आसपास जब सूरज बेरहमी से धरती को झुलसा देता था। हॉर्नबे एलायंस के कोयले पोस्ट ने खुशी से टिप्पणी की, ये जगह दक्षिण की तुलना में काफी ठंडी है। युवा मालिक फोस्टर पॉल के साथ लेकर टाउन जा रहा था ताकि पॉल द्वारा बेचे जाने वाले के सामान को देख सके। एक महत्वाकांक्षी साहसी होने के नाते फोस्टर किसी भी अपरिचित चीज से आकर्षित होता था। हालांकि उनके सपने को कुछ चटे लगे। रिचमंड एडवेंचर टीम के नेता मेरू ने अभी तक उन्हें टीम में शामिल करने की सहमति नहीं दी थी और फोस्टर के कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्ट में रहने के फैसले से भी काफी नाखुश थे। कोयले के वहीं रहने के कारण समूह को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अगर वे उसे पीछे छोड़ देते तो वे अपना मिशन कमीशन को देते और दिन में उनकी कार्य निष्पादन दर पर भी असर पड़ता। स्वाभाविक रूप से रिचमंड एडवेंचर टीम को कोयले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ लेकर टाउन जाना पड़ा। रास्ते भर पॉल उसे रुककर बातचीत करता रहा। क्या ऐसा है? पॉल ने कहा, मुझे तो अभी बहुत गर्मी लग रही है। जो उत्तर में पला बड़ा था और उसने दक्षिण की भीषण गर्मी का कभी अनुभव नहीं किया था, जिससे कोयले को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अधिक भाग्यशाली स्थिति में था। लेकिन उस लड़की को देखो लारी, इतनी गर्मी है फिर भी उसने खुद को अच्छे से ढक रखा है। अजीब है ना? पॉल ने कोयले से फुसफुसाते हुए कहा। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो हाँ, और उसे पसीना भी नहीं आ रहा है। कोयले ने भी इस विचित्रता को देखा। हालांकि कोयले और रिचमंड एडवेंचर टीम के सदस्य दक्षिण से होने के कारण गर्मी के प्रति अधिक प्रतिरोधी थे, फिर भी उन्होंने इस मौसम में यथासंभव हल्के कपड़े पहने थे, जिसके बावजूद उन्हें खूब पसीना आ रहा था। केवल विद्वान सुशील लाड़ी मोटे सुरक्षित वस्त्रों में लिपटी हुई थी और उन्होंने एक विपदापूर्ण टोपी पहन रखी थी जो उनकी पीठ पर लगे धनुष और बाणों के साथ देने लग रही थी, जबकि बाकी सभी लोग यात्रा से पसीने से तरबतर थे, उन पर पसीने की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी।
यह महसूस करते हुए कि पॉल उसे देख रहा है, उसने जल्दी से अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। हे, तुमने उसे शर्मा दिया, क्विलन ने मजाक में कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ही उसे डराया है। पॉल ने साफ इनकार कर दिया। जैसे ही दोपहर होने लगी, काउंट ने मार्च रोकने का आदेश दिया। सैनिक आराम करने और अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ों की छाया में चले गए। पहरा लगाने के बाद सैनिक सड़क के किनारे के जंगल में घुस गए और अपने साथ लाए सूखे भोजन को खाने लगे। पॉल, क्विल और अन्य लोग भी अपना खाना लेकर खाने बैठ गए। सभी ने गौर किया कि युवा काउंट सैनिकों की तरह ही काली रोटी खा रहा था। डीन के बगल में बैठे एक मनमौजी काई ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि भगवान हमें दावत देंगे। डीन ने उसकी ओर आंखें घुमाई, ये तो बस ख्वाब देखना है। अगर कोई इनाम मिलता भी है तो छोटे मालिक के लिए ही होगा। तभी विद्वान मिस लाडी ने अपने कान हल्के से फड़फड़ाए। उसने ऊपर देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। पल भर में ही सब लोग तनावग्रस्त हो। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C47 जंगल में खतरा। अध्याय 47 जंगल में खतरा। लाडी ने ऊपर देखा और हैरानी से बोली, लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। आसपास के इलाके में डाकुओं द्वारा यात्रियों पर घात लगाकर हमला करने की आशंका से सभी तुरंत सतर्क हो गए। हालांकि सरदार ने हाल ही में की गई अपनी कार्रवाई की प्रभावशीलता के बारे में शेखी बधाई थी, फिर भी कुछ डाकुओं के बचने करने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। ध्यान से सुनने पर किसी और को कुछ सुनाई नहीं दिया। कोई हंसा, शायद मिस लाडी ने गलत सुना हो। लेकिन विद्वान लाडी अभी चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, बहुत दिशा में है महाराज, क्या मैं वहां जाने के लिए एक घोड़ा उधार ले सकता हूं? साहसिक दल के सदस्य एक मालगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और उनके पास सवारी करने के लिए घोड़े नहीं थे। पॉल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, मेरा घोड़ा ले लो, ये सबसे तेज है, और उसने उसे चाबुक देते हुए कहा। लाडी ने कुशलतापूर्वक घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों से कहा कि हमें इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। उसने घोड़े को हल्के से चाबुक मारा, लेकिन घोड़ा केवल अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमता रहा, क्योंकि वह केवल पॉल के साथ रहने का आदी था। शर्मिंदा होकर पॉल ने कहा, मैं भूल गया था कि यह जानवर सिर्फ मेरी बात सुनता है, मुझे इस पर सवारी करने दो। स्थिति गंभीर होने के कारण लाडी नीचे उतर गया और पॉल उसके आगे चढ़ गया। लाडी उससे थोड़ा लंबा था। मेरी कमर पकड़ो, पॉल ने घोड़े को चाबुक मारकर दक्षिण की ओर सर पर बढ़ाते हुए आदेश दिया। पास ही में ब्राइस और शॉयड ने शोर सुनकर जल्दी से वहां की ओर दौड़ लगाई। कितनी बड़ी मूर्खता, स्थिति को समझते ही ब्राइस ने हैरानी से कहा। उन्होंने तुरंत घोड़ों वाले लोगों को इकट्ठा किया और पॉल का पीछा करते हुए दक्षिण की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे साहसिक दल भी चल रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद लाडी ने कहा, हम करीब हैं। पॉल ने कान लगाकर सुना और सचमुच मदद के लिए पुकार सुनी। घोड़े को और तेज दौड़ाने के लिए प्रेरित करते हुए सौभाग्य से यहाँ पेड़ ज्यादा घने नहीं थे। अचानक कई पेड़ों के चक्कर लगाने के बाद घोड़ा अचानक उछल पड़ा, जिससे दोनों सवार लगभग नीचे गिर गए। पॉल ने आगे देखा और खतरे को भांपते हुए चाप दिया। लगभग 100 मीटर आगे काले धब्बों वाला एक बाघ दो लोगों के सामने आ गया, जिनमें से एक लंबा और दूसरा छोटा था। लंबे व्यक्ति ने तलवार से छोटे व्यक्ति को ढाल बना रखी थी। ये बाघ पृथ्वी पर पाए जाने वाले साइबेरियाई बाघ जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर अलग निशान थे और वह इस दुनिया की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था। सौभाग्य से बाघ की पीठ पॉल और लाडी की ओर थी और उसे उनके आने का पता भी नहीं था, लेकिन बाघ का सामना कर रहे दोनों लोग गंभीर खतरे में थे। दूर से ही उनकी खतरनाक स्थिति स्पष्ट थी, जिससे पॉल को उन पर दया आ गई। वह तुरंत घोड़े से उतरा और अपनी बंदूक में आग लगाने की कोशिश में अपनी फायर ट्यूब में फूंक मारने लगा। धत्ते रे की, क्या ईंधन खत्म हो गया? ये जल क्यों नहीं रहा है? जैसे ही पॉल ने अपने गाल फुलाकर और जोर से फूंक मारकर लौ को प्रज्वलित किया, लाडी घोड़े से उतरी, अपने छोटे धनुष की पट्टियां खोली और कुशलतापूर्वक एक तीर को धनुष पर चढ़ाकर दूर खड़े बाघ पर निशाना साधा। पॉल मन ही मन इस बात पर हंस रहा था कि वह इतनी दूरी से निशाने पर कैसे लग जाएगी। यहाँ से बाघ खिलौने वाली बिल्ली से भी छोटा दिख रहा था। जैसे ही लाडी ने निशाना साधा, बाघ ने अपने पिछले पैरों को कस लिया और झपटने के लिए तैयार हो गया। पलक झपकते ही लाडी का तीर टूटते तारे की तरह इस बाघ की ओर बढ़ा। जैसे ही जानवर छलांग लगाने वाला था, तीर उसकी दाहिनी जांघ में जा लगा। दहाड़, बाघ दर्द से कराह उठा, जिससे आसपास के जंगल में उड़ते पक्षी चौंक कर उड़ गए। पॉल का घोड़ा डरकर हिलने लगा और वापस उसी रास्ते भाग गया जहां से आया था। क्रोधित काले धब्बेदार बाघ ने तेजी से पीछे मुड़कर पॉल और लाडी को देखा, जो हमले का स्रोत थे। अपने पहले लक्ष्य को छोड़कर वह उनकी ओर झपटा। दूरी और छोटे धनुष के इस्तेमाल के कारण लाडी का पहला तीर हद तक धार नहीं कर पाया। जैसे ही वह भयंकर जानवर उनकी ओर गरजता हुआ बढ़ा, पॉल का दिमाग सुन्न हो गया। बुझी हुई आग की नली को पकड़े हुए उसने असहाय होकर लाडी की ओर देखा। लाडी, जिसने पहले से ही दूसरा तीर तैयार कर रखा था, कुछ बुदबुदाती हुई प्रतीत हुई। उसने फिर से तीर चलाया और पॉल के आश्चर्य के लिए तीर सीधे बाघ की दाहिनी आंख में लगा। ये गंभीर चोट जानवर के लिए असहनीय थी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। निकट दूरी से होने के कारण तीर बाघ की खोपड़ी में गहराई तक घुस गया था और कुछ देर के संघर्ष के बाद जानवर बेजान पड़ा रहा। घोड़ों की सरपट दौड़ की आवाज ने ब्राइस, शॉयड और अन्य लोगों के आगमन की सूचना दी। उन्होंने बाघों की धार सुनी थी और जानवर को देखकर अपनी रक्षा के लिए प्रकाश के देवता को धन्यवाद दिया। हे भगवान, कृपया भविष्य में ऐसे जोखिम न उठाएं, ब्राइस ने गुस्से से भरी आवाज में सख्ती से कहा। शर्मिंदा होकर पॉल ने माफी मांगी, सभी को क्षमा करें, मैं बहुत लापरवाह था। उसी क्षण बाघ का सामना कर रहे दोनों लोग आभार व्यक्त करने के लिए आगे आए। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम आपके नाम जान सकते हैं? खुद को संभालते हुए पॉल ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा। लंबी महिला लगभग 1.7 मीटर के काले बाल थे और उसका चेहरा निश्चल लग रहा था, मानो हाल ही में हुए खतरे से वह बिल्कुल भी विचलित न हुई हो। छोटी महिला लगभग पॉल की लंबाई की और लगभग उसी उम्र की, सुनहरे बाल और गोरी त्वचा थी। उस भयानक अनुभव से उसके चेहरे पर आई लाली ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। पॉल ने अपने बाल संवारते हुए अपना परिचय दिया। मैं पॉल बेमन हूं और साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी खाड़ी क्षेत्र में स्थित लद्दाख का स्वामी। मेरे देश में आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? क्या हम नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच गए हैं? दोनों महिलाओं ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। पॉल को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए होंगे। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C48 भगोड़ी राजकुमारी। अध्याय 48 भगोड़ी राजकुमारी। कुछ पल के आश्चर्य के बाद दोनों महिलाओं ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। सुनहरे बालों वाली लड़की ने अपना सिर उठाया और गुस्से से कहा, नॉर्थ वेस्ट बेहुदा न हो, जब तक वे हमें ढूंढ नहीं पाते तब तक सब ठीक है। पॉल उसके हाव-भाव और लहजे से हैरान रह गया, जो उसे अजीब तरह से परिचित लग रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह तस्वीर की तरह व्यवहार कर रही थी, एक ऐसा शब्द जिसे वह काल्पनिक दुनिया का किसी में समझता था। इसे असल जिंदगी में देखना अप्रत्याशित रूप से रोमांचक था। आप महिलाएं कहां से हैं? पॉल ने अत्यंत विनम्रता से दोबारा पूछा। उसने गोरी लड़की के दरवाजे पर बनी सजावट पर ध्यान दिया था, जो आम लोगों ने यहां तक कि रईसों के बस की बात नहीं थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से आसानी से खरीदा जा सके। पॉल को याद आया कि उसने अपने बचपन में बड़े ब्रेमेन के संग्रह में मौजूद एक चित्र में इसी तरह की सजावट देखी थी। उसमें किसी देश की एक महत्वपूर्ण हस्ती का चित्र था। उसे एहसास हुआ कि इस लड़की का भी कोई उल्लेखनीय पृष्ठभूमि रही होगी। इन दोनों के साथ विनम्रता से पेश आना ही समझदारी भरा कदम लगा। सुनहरे बालों वाली लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा, हम गैबेला साम्राज्य से हैं। वह खुद को बेटी डियास नाम की एक गुणकर विद्वान के रूप में पेश कर रही थी। दूसरी महिला मैरी को उसकी अंगरक्षक के रूप में पेश किया गया। एक और विद्वान, पॉल को शक हुआ, लेडी का पहनावा तो किसी विद्वान के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता था। खैर, उनका इरादा उनके मामलों में दखल देने का नहीं था, चाहे वे भगोड़े या निवासित राजघराने के सदस्य। जब तक वे कानून नहीं तोड़ रहे थे, वह हस्तक्षेप नहीं करते, सिवाय तब जब वे अपहरण या हत्या जैसी कोई गंभीर समस्या खड़ी करें। इसी कारण उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक सुरक्षा विभाग स्थापित करने पर विचार किया। ये लोग कौन हैं? सुनहरे बालों वाली लड़की ने पूछा, जबकि पॉल अपने विचारों में खोया हुआ था। ओह, माफ कीजिएगा, घुड़सवार मेरे अधीनस्थ हैं और बाकी लोग दक्षिण से आइरिशमैन एडवेंचर टीम के हैं। दरअसल वहां मौजूद हरे बालों वाली महिला मिस लाडी ने ही अपने तीरों से काले धब्बे वाले बाघ को मारा था। वह आपकी ही तरह विद्वान है। पॉल को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि वह उस व्यक्ति का परिचय देना भूल गया जिसने उनके बचाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों महिलाओं ने लाडी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाया। उनके शिष्टाचार ने पॉल को उनके कुलीन मूल के बारे में और भी आश्वस्त कर दिया। लाडी ने भी वैसा ही इशारा किया। उसकी निगाहें पल भर के लिए उस अघोषित विद्वान पर टिक गईं। लंबी महिला ने पूछा, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है जहां हम ठहर सकें? पॉल ने अपनी चाबुक से पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप आधे दिन पूर्व की ओर यात्रा करेंगे तो आप लेखा टाउन पहुंच जाएंगे, जहां मेरा निवास स्थान है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ वहां आ सकते हैं। फिर वे काउंट को परेशान करेंगे, उन्होंने जवाब दिया। जब समूह विश्राम स्थल पर लौटा तो कोयले की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या पॉल अभी एक क्लासिक हीरो सेव्स द डैमसेल एपिसोड के बाद दो खूबसूरत महिलाओं के साथ लड़ रहा था? पॉल ने दोनों महिलाओं के लिए रिचमैंड एडवेंचर टीम के साथ वैगन में सवारी करने की व्यवस्था की और सैनिकों को लेखा टाउन की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का आदेश दिया। शेष रास्ता खामोशी से तय हुआ। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, टुकड़ी लेखा टाउन पहुंच गई। सैनिकों को आराम करने के लिए बैरक में लौटने से पहले 2 घंटे का अवकाश दिया गया। पॉल ने क्विल फोस्टर और साहसिक दल के सदस्यों के लिए लॉर्ड्स के महल में आराम करने की व्यवस्था की। बीच रास्ते में उनसे मिलने आई 2 लड़कियों ने एक सराय के बारे में पूछा और विदाई लेने के बाद वे खुद ही सराय में ठहरने चली गईं। पॉल ने सिर हिलाते हुए और थोड़ा अफसोस जताते हुए मन ही मन सोचा, सचमुच क्या मेरे महल में सीधे रहना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर नहीं होगा? वह जागीरदार के भव्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ, जहां महल का प्रबंधक फिलिप और महल हर फोर्ट पहले से ही उसका स्वागत करने के लिए मौजूद थे।
पॉल ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, अरे तुम दोनों, इस दौरान मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हमने एक बड़ी जीत हासिल की है। दोनों व्यक्तियों ने जल्दी से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बधाई हो लॉर्ड काउंट, आपकी सैन्य रणनीति अद्भुत है। पॉल ने पूछा, मेरी अनुपस्थिति के दौरान लेखा टाउन में सब कुछ सामान्य रहा है क्या? फोर्ड, जो एक प्रबंधक था, ने उत्तर दिया, सब कुछ सामान्य है महाराज, लेकिन कुछ समय पहले गए शाही आयुक्त वापस आ गए हैं। राजायुक्त पॉल एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे याद आया, ओह, बैरन हेंसल एबॉट, मुझे लगा था कि लॉर्ड बैरन समुद्री डाकुओं से डरकर राजधानी वापस चले गए थे। हाँ, इस बार वह यहाँ किस लिए आए हैं? बैरन एबॉट वास्तव में शाही परिवार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ तैनात हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस बार आपसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए वापस आए हैं। पॉल ने मुंह बनाते हुए कहा, उसकी पिछली मुलाकात याद करके मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, मैं उससे कल मिलूंगा। फोर्ड ने पॉल को नए कागज की बिक्री और कागज मिल के विस्तार के बारे में जानकारी दी। स्थिति काफी आशाजनक थी, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी उनके उत्पाद अच्छी तरह बिक रहे थे। अगर वे समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंच सके तो और भी बेहतर होगा। उन्होंने पोर्टफ्रान के मामलों पर भी चर्चा की, जिसमें सार्वजनिक मुकदमा, नौसेना की स्थापना, समुद्र में चलने वाले जहाजों का निर्माण, व्यापार को खोलना और हॉर्नबे एलायंस के फोर्स मार्को से बेचे कोयले को समुद्री डाकुओं से बचाना शामिल था। ये सुनकर फोर्ड की आंखें चमक उठीं और उन्होंने दृढ़ता से सुझाव दिया कि काउंट युवा मास्टर फोर्स के साथ अच्छे संबंध विकसित करें। फोर्स परिवार के संपर्कों के बल पर वे अपना माल व्यावसायिक रूप से उन दक्षिणी क्षेत्रों में बेच सकते थे। तो चलिए आज रात युवा मास्टर फोर्स को भोजन पर आमंत्रित करते हैं और आप फोर्ड भी रुकिए। आइए अपने परिवारों के बीच मित्रता को और मजबूत करें। काउंट ने निर्णय लिया। लेखा टाउन के इकलौते सराय में एक बेहतरीन कमरे में लेडी द्वारा बचाई गई दो खूबसूरत महिलाएं ठहरी हुई थी। महाराज, क्या हम कल पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करें? हम यहाँ कुछ देर रुके तो कैसा रहेगा? तुम्हारा क्या ख्याल है, ली? दरअसल ये दोनों और राज्य की राजकुमारी एलिन और उनकी महिला अंगरक्षक ली थी, जो चुपके से राजधानी से भाग गई थी। जब राजकुमारी एलिन को पता चला कि उसके पिता उसका विवाह पूर्वी क्षेत्रों के युद्ध से करने का इरादा रखते हैं, तो उसने विद्रोह करते हुए अपने निजी अंगरक्षक के साथ घर से भाग गई। उन्होंने मूल रूप से उत्तर पूर्व से होकर गैबेला साम्राज्य में अपनी मां के परिवार के पास शरण लेने की योजना बनाई थी। हालांकि दिशा ज्ञान की कमी के कारण वे उत्तर पश्चिमी खाड़ी में पहुंच गए। सौभाग्य से राजकुमारी अपने साथ अपनी निजी बचत और गहने लाई थी, इसलिए यात्रा के दौरान उन्हें भोजन या वस्त्र की कमी नहीं हुई। उनके शाही पहनावे और ली की तलवारबाजी की कुशलता ने कई बुरे इरादों वाले लोगों को रोक दिया। फिर भी राजमहल में पली बड़ी राजकुमारी के लिए आधे महीने से अधिक की यात्रा उसकी सहनशक्ति की सीमा को पार कर चुकी थी। उस सुबह उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वे तेजी से जंगल में चले गए और आराम करते समय उनका सामना एक काले धब्बे वाले बाघ से हुआ। उनके घोड़े भाग गए और उन्हें उस जानवर का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। सौभाग्य से वहां से गुजर रहे पॉल और उनके साथियों ने उनकी मदद की। हालांकि शाही परवरिश ने राजकुमारी को शांत रहने का दिखावा बनाए रखने में सक्षम बनाया, लेकिन उनकी थकावट टूटने के कगार पर पहुंच रही थी। बाघ के साथ हुई मुठभेड़ ने उस पर गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया। अगर बचाव न हुआ होता तो वह और ली दोनों शायद मर जाती। आगे की यात्रा में और भी खतरे छिपे थे, लेकिन अपने पिता की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए राजधानी लौटना राजकुमारी को और भी कम आकर्षक लग रहा था। फिलहाल लेखा टाउन में ही रुकते हैं, यहाँ का स्वामी बुरा आदमी नहीं लगता और यह जगह दूरदराज है जहाँ संचार के साधन सीमित हैं। अगर हम अच्छी तरह से छिपते रहे तो राजधानी से आने वालों के लिए हमें ढूंढना काफी मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद लिया मान गई, तो चलिए ऐसा ही करते हैं महाराज। चूंकि ऐसी स्थिति है तो किसी सराय में रहना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। मैं कल शहर में घूमकर देखूंगी कि क्या हम रहने के लिए कोई घर खरीद सकते हैं। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद लिया। राजकुमारियों के लेखा टाउन में अस्थायी रूप से रुकने के फैसले का एक और कारण उनकी दिशा की खराब समझ थी। अपनी यात्रा जारी रखने पर उन्हें गैबेला साम्राज्य तक पहुंचने में समय लग सकती थी। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C49 कागज और चीनी मिट्टी के बर्तन। अध्याय 49 कागज और चीनी मिट्टी के बर्तन। अगले दिन पॉल ने एक बार फिर कोयले फोर्स को हॉल में आमंत्रित किया, साथ ही रिचमैंड एडवेंचर टीम के सदस्यों को भी। कोयले ने खुशी से अनुमान लगाया, मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आज तुम मुझे अपने छोटे-छोटे गैजेट दिखाने वाले हो। बिल्कुल सही। पॉल ने उंगलियां चटकाईं और जोर से चिल्लाया, कोई इधर आओ। दोनों नौकर आए, प्रत्येक के हाथ में एक ट्रे थी जो कपड़े से ढकी हुई थी, जिसके नीचे रखी चीजें छिपी हुई थी। कोयले ने मुस्कुराते हुए कहा, हम काफी रहस्यमय हो, है ना? साहसी लोगों के चेहरे पर भी जिज्ञासा के भाव दिखाई दिए। ध्यान से देखो, पॉल ने अचानक पहली ट्रे पर से कपड़ा हटाया, जिससे कागज दिखाई दिया। कागज, समूह हैरान था, कागज के लिए इतना सारा रहस्य। साहसिक दल के नेता मेरू ने हताशा जताते हुए कहा, क्या स्वामी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? पॉल ने उंगली हिलाते हुए समझाया, जल्दबाजी मत करो मेरे दोस्तों, ये कागज असाधारण है, ये भेड़ की खाल से नहीं बल्कि बहुत ही सस्ती सामग्री से बना है। उत्पादन प्रक्रिया सरल है, जिससे श्रम और सामग्री की लागत में काफी बचत होती है और यह भेड़ की खाल से बने कागज से कहीं अधिक सस्ता है। पोर्टफ्रान ने नए प्रकार के कागज के बारे में सुनकर कोयले को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कागज का एक पन्ना उठाया और उंगलियों के बीच रगड़ते हुए प्रशंसा की, ये कागज वाकई अच्छा है, भेड़ की खाल के कागज का एक उपयुक्त विकल्प है। अगर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके, जैसा कि आपने बताया, तो संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। वैसे ये किस चीज से बना है? पॉल ने साफ इनकार कर दिया, माफ कीजिए, यह एक व्यापारिक रहस्य है। भले ही आप मेरे दोस्त हो, मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। हम कंजूस, दूसरी ट्रे में क्या है? पॉल ने दूसरी ट्रे का अनावरण किया, अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखो, मैंने इसे पोर्सिलेन कहता हूं। वाह, ट्रे में रखी वस्तु को देखकर समूह ने प्रशंसा से कहा। यही चीनी मिट्टी की थाली थी, बिल्कुल सफेद और पारदर्शी, जो पहली नजर में ही बेहद आकर्षक लग रही थी। मध्ययुगीन यूरोप जैसी दुनिया में अधिकांश लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मध्यम वर्ग के लोग कांस्य जैसे धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और कुलीन वर्ग चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि चाहे कितनी भी अच्छी तरह से देखभाल की जाए, धातु के बर्तन समय के साथ जंग खाकर अपनी शुरुआती चमक खो देते थे। इसके विपरीत चीनी मिट्टी के बर्तन कहीं अधिक आकर्षक दिखते थे और सौंदर्य की दृष्टि से मिट्टी और कांस्य के बर्तनों से कहीं बेहतर थे। पॉल ने गर्व से कहा, वाह, ये कैसा है, अच्छा दिखता है ना? और इसमें जंग भी नहीं लगता। अतीत में यूरोपीय लोगों ने चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का रहस्य जानने के लिए बहुत प्रयास किए थे। अंततः फ्रांसीसी मिशनरी पेरी एंट्रिकोज ने जिंदगी में एक दशक से अधिक समय तक गुप्त रूप से रहने के बाद आवश्यक सामग्री और सूत्र प्राप्त कर लिए और उन्हें यूरोप वापस भेज दिया, जिससे पश्चिमी देशों को चीनी मिट्टी के बर्तनों के समान चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में सक्षम बनाया जा सका। पोर्सिलेन के मुख्य रहस्य मूल रूप से दो चीजें थीं, काउलिंग या पोर्सिलेन पत्थर और उच्च तापमान। सौभाग्यवश लेखा टाउन से कुछ ही दूरी पर काउलिन की खोज हो गई। पॉल ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के एक समूह को काम पर रखा, एक भट्टी का कारखाना स्थापित किया और चीनी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। तापमान नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण शुरुआती प्रयास आदर्श से बहुत दूर थे, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस समस्या को हल करने के लिए पॉल ने कांच के कारीगरों के साथ मिलकर दुनिया का पहला पारा थर्मामीटर बनाया। हालांकि इसमें कुछ कमियां थीं, फिर भी यह उनकी जरूरतों के लिए लगभग पर्याप्त था। जाहिर है, इसे तापमान मापने के लिए सीधे भट्टी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इससे ये फट जाता और पारा थर्मामीटर वैसे भी 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं माप सकता था। पॉल ने चीनी मिट्टी के भट्टे के आसपास के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया और इसे धूप परीक्षण विधि के साथ मिलाकर भट्टे में थूकने और पानी की बूंदों के व्यवहार का अवलोकन करने की बात की, जिससे तापमान का अनुमान लगाया जा सके। अंततः वे 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक स्थिर उच्च तापमान बनाए रखने में कामयाब रहे। भट्टी में चीनी मिट्टी के बर्तन डालने से पहले एक महत्वपूर्ण चरण ग्लेजिंग था। ग्लेजिंग के बिना चीनी मिट्टी के बर्तन तो बन जाएंगे, लेकिन काफी खुरदरे होंगे। मिट्टी के पानी में पौधों की राख मिलाकर और उसे अच्छी तरह से हिलाकर ग्लेज बनाया जाता था। उपयोग से पहले इसे छानना आवश्यक था। इस चरण ने अंतिम उत्पाद की दिखावट पर बहुत प्रभाव डाला। हालांकि परीक्षण चरण के दौरान उन्होंने ग्लेजिंग तकनीक को परिपूर्ण करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे कारीगरों पर छोड़ दिया ताकि वे धीरे-धीरे इसे परिष्कृत कर सकें। जब पॉल ने पोर्टफ्रान को पुनः प्राप्त किया, तो लेखा टाउन के कारीगरों ने कई प्रयोगों के बाद अंततः उत्तम गुणवत्ता वाली चीनी मिट्टी के बर्तनों का पहला बैच तैयार किया। उनके सामने रखी चीनी मिट्टी की थाली इन्हीं प्रोटोटाइपों में से एक थी। इसमें पृथ्वी की चीनी मिट्टी पर आमतौर पर देखी जाने वाली सुंदर चित्रकारी नहीं थी, क्योंकि रंगों के फॉर्मूले गुप्त रखे गए थे। पॉल को डर था कि रंगों के साथ प्रयोग करने से पकाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्रोटोटाइपों को बिना रंगे ही छोड़ दिया गया था। पहले सभी समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीनी मिट्टी पर चित्रकारी की तकनीक को कारीगरों के लिए छोड़ दिया गया था। ये प्रोटोटाइप परिपूर्ण नहीं थे और इनमें कई खामियां थीं, त्रुटिहीन होने से बहुत दूर थे, लेकिन वे इतने प्रभावशाली थे कि कोयले जैसे दूसरे ग्रह के मूल निवासियों को भी आश्चर्यचकित कर सकें। कोयले ने उत्साह से पूछा, क्या आप इन्हें बेचने जा रहे हैं? पॉल ने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो बस प्रायोगिक उत्पाद हैं और अभी परिपूर्ण नहीं है। जो उत्पाद मैं बेचने की योजना बना रहा हूं, वे कहीं अधिक सुंदर होंगे और उन पर विभिन्न मनमोहक डिजाइन बने होंगे। फोर्स परिवार के युवा मुखिया ने टिप्पणी की, इससे सनसनी मच जाएगी। अपने पारिवारिक व्यवसाय के प्रति तिरस्कार के बावजूद कोयले को कुछ व्यावसायिक सूझबूझ विरासत में मिली थी। रिचमैंड एडवेंचर टीम के सदस्यों को भी चीनी मिट्टी के बर्तन को घूरते देख पॉल ने जोर से घोषणा की, मैं घोषणा करता हूं कि यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को खास स्वरूप चीनी मिट्टी का एक प्रोटोटाइप मिलेगा। मैं ग्रेमेन परिवार के नाम से प्रमाण पत्र जारी करूंगा, जो उन्हें इस दुनिया में चीनी मिट्टी के पहले बैच के निर्माता के रूप में प्रमाणित करेगा। हालांकि ये प्रोटोटाइप बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, तो इनका संग्रहणीय मूल्य तुलनीय होगा।
साहसिक समूह के डीन ने जल्दी से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तभी समूह के नेता मेरू ने उसके पैर पर जोर से कदम रख दिया। मेरू ने प्रशंसा भरे लहजे में पॉल से कहा, लॉर्ड ब्रेमेन, मुझे आपके बारे में पहले हुई गलतफहमी पर गहरा अफसोस है। आप न तो कामुक हैं और न ही काय। आप एक उदार, दयालु और नेक इंसान हैं। पॉल ने हाथ बांधकर और सीना फुलाकर कहा, हम आखिरकार तुमने मेरा असली रूप देख लिया। रुको, क्या पहले मेरी यही छवि थी? खैर, आज मेरा मूड अच्छा है, तो चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। उन्होंने सख्ती से कहा, लेकिन ये कोई मुफ्त का सौदा नहीं है। जब आप दक्षिण लौटेंगे तो आपको मेरे उत्पादों का प्रचार करना होगा। क्विल और मेरू तुरंत सहमत हो गए। एक ने आश्वासन दिया, हमारे क्षेत्र के व्यापारी निश्चित रूप से आपके उत्पादों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूसरे ने चमकते हुए कहा, हम अमीर बनने वाले हैं, बहुत अमीर। वास्तव में एक शक्तिशाली परिषद सदस्य के बेटे और एक प्रसिद्ध साहसिक समूह का होना एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रभाव पैदा करेगा। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C50 जान से चिपके रहने का समय। अध्याय 50 जान से लिपट जाने का समय। कुछ दिन पहले अल्गा के इलाके के पास एक छोटे से शहर में बैरन हसल रिवॉर्ड एक सराय में व्यापारी के वेश में एक व्यक्ति के साथ साझा कर रहे थे। सामने बैठे व्यक्ति ने अपना प्याला नीचे रखते हुए और अपने कोट से चंदपत्र का एक स्क्रॉल निकालकर बैरन को देते हुए कहा, समय कठिन है। तो यही हमारा नया कार्य है। हेंसेल ने वो स्क्रॉल लिया और उस पर सरसरी नजर डाली। क्या वे रसद और खाद्य सामग्री इकट्ठा कर रहे थे? मुझे याद है शाही अन्न भंडार के अधिकारी ये दावा करते थे कि उनका भंडार एक साल से भी अधिक समय तक चल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हॉल के कुछ हजार सैनिकों ने इतने कम समय में ही सारा भंडार खा लिया हो? व्यापारी के वेश में मौजूद प्रतिनिधि हिचकिचाया, फिर कंधे उठा दिए। गोदाम में आग लग गई थी। ओह, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हेंसेल ने सिर हिलाया, उसे शक था कि यह जासूसों का काम है। वैसे लॉर्ड बैरन, आप यहाँ क्यों हैं? आपको लेखा टाउन में होना चाहिए था, है ना? आपको ढूंढने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। हेंसेल ने अपना गला साफ किया और अपने चेहरे को लाल होने से बचाने के लिए अपनी रंगों को नियंत्रित करने की कोशिश की। अल्गा समुद्री लुटेरों के हमलों से जूझ रहा है और शाही प्रतिनिधि होने के नाते मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए मैं यहाँ स्वामी के लिए रसद और हथियार जुटाने आया हूँ। वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह समुद्री लुटेरों से डर गया था। संपर्क अधिकारी ने अंगूठा ऊपर करके कहा, शानदार। तो समुद्री डाकुओं के खिलाफ काउंट ब्रेमेन की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से आपको जाता है। इसे हेंसेल हैरान हो गया, समुद्री डाकुओं का सफाया करना। उस प्रतिनिधि ने समझाया, क्या काउंट ब्रेमेन ने आपको सूचित नहीं किया? जब मैं आपको ढूंढने लेखा टाउन गया था, तो हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। काउंट ने कई समुद्री डाकुओं को मौत की सजा देकर पोर्टलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया है और कहा जा रहा है कि वह जल्दी लेखा टाउन लौट रहे हैं। क्या सच में? लगता है मैं भी लेखा टाउन लौट सकता हूँ। हेंसेल के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन उसने सोचा, उस नौजवान काउंट में बातें कुछ न है। जब मैं निकला था, लोग लगभग मेरे दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आपको पता है, मुझे वापस लौटने से पहले काउंट ब्रेमेन से आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि नोटिस जल्दी आ जाएगा। राशन के मामले में हम आप पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल, हेंसेल तुरंत सहमत हो गया। उस प्रतिनिधि ने आंख भरी। मैं अक्सर उत्तर पश्चिम में यात्रा करता हूँ और वहाँ काउंट ब्रेमेन जैसे किसी ऐसे सरदार को देखना दुर्लभ है जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता हो। तब कई वर्षों से समुद्री लुटेरों के आतंक से ग्रस्त है। हेंसेल ने मन ही मन उपहास किया और झट से विषय बदलते हुए पूछा, दक्षिण में स्थिति कैसी है? संपर्क अधिकारी ने सिर हिलाया, सारा खाना जल गया और क्या? लेकिन कृपया इसे इधर-उधर मत फैलाइए। हालांकि मुझे लगता है कि जल्दी यह बात सबको पता चल जाएगी। मैं सेना के साथ शहर में नहीं गया था, लेकिन अब दूर से दिखाई दे रही थी। इसे छिपाया नहीं जा सकता। हेंसेल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या सेना विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत दक्षिण की ओर नहीं बढ़ सकती? एक कहावत है ना? पहले रसद फिर सैनिक। अब जब रसद खत्म हो गई है, तो वे रहेंगे कैसे? वे शायद ड्यूक को थॉर्न पास पर कब्जा बनाए रखने में मदद करने के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियां भेजेंगे ताकि जल्द तक न पहुंच सकें। संपर्क अधिकारी निराशावादी लग रहा था और उसने आगे कहा, सौभाग्य से ऐसा लगता है कि थॉर्न पास पर हमला करने वाली सेना जाती मुख्य सेना नहीं है। अचानक वह चौंक गया और जल्दी से बोला, लॉर्ड बैरन, मैं अभी पुराने नशे में था और बेतुकी बातें करने लगा। कृपया। बैरन हेंसेल ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उनकी ओर उठाया और कहा, मैं हमेशा ऐसे रखता हूँ। महाराज के लिए। प्रतिनिधि ने भी अपना गिलास उठाया, महामहिम राजा के सम्मान में। जार की मुख्य सेना उत्तर की ओर नहीं बढ़ी है। इसका मतलब है कि वे दक्षिणी सरदारों से निपट रहे होंगे जो आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहे हैं। अगर शाही सेना समय पर दक्षिण की ओर नहीं बढ़ पाती है, तो जार की ताकत के सामने उन सरदारों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर विद्रोही दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, तो उनसे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। वाकई मुश्किल समय है। हेंसेल ने मन ही मन भरी और युवा काउंट से दोबारा मिलने का फैसला किया। वर्तमान समय में लौटते हुए लेखा टाउन में लॉर्ड मैनर के अध्ययन कक्ष में खुफिया प्रमुख सेसल अपने काम की रिपोर्ट दे रहे थे। हे प्रभु, आपके अनुरोध के अनुसार हमारे एजेंटों ने राजधानी में काम शुरू कर दिया है। हालांकि अनुभव की कमी और हाल ही में लागू मार्शल लॉ के कारण वे ज्यादा जानकारी एकत्र नहीं कर पाए। अब हमें अंततः कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आदरपूर्वक दस्तावेजों का एक बंडल पॉल को सौंप दिया। चलो देखते हैं। पॉल ने उन पर सरसरी नजर डाली। राजधानी की खुफिया जानकारी में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही उसका काम काफी था। हालांकि और साम्राज्य के जागीरदार होने के नाते राष्ट्रीय मामलों की जानकारी रखना उसके लिए आवश्यक था। हे भगवान, क्या अनाज भंडार जल गए? पॉल चौंक गया। उसे पोर्टलैंड में कोयले की कई बात याद आ गई। कोई जिसका साथ दे रहा था और राजशाही पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। पहले राजधानी पर कब्जा किया गया, फिर उसे वापस हासिल किया गया, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में रसद का नुकसान हुआ। शायद राजशाही पक्ष सचमुच खतरे में था। पॉल सोच रहा था कि क्या उसे जस को आत्मसमर्पण पत्र लिखना चाहिए। एक परदेशी होने के नाते लॉर्ड राजवंश के प्रति उसकी वफादारी न के बराबर थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सत्ता किसके हाथ में है, जब तक कि इसे उसकी औद्योगिक क्रांति पर कोई असर न पड़े। एक बार मेरी फैक्ट्रियां बन गई तो तुम सब सामंती अवशेष इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। हालांकि सेसिल की अगली रिपोर्ट ने उनका विचार बदल दिया। नए अखबार के प्रसार के साथ कई लोग चुपके से हमारे आविष्कार की लालसा कर रहे हैं। सेसिल ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी। पॉल, जो चिंतित था, ने उसे ध्यान से पढ़ा। यह अल्गा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत के बारे में थी। लुटेरे, चोर, नीच। पॉल ने पढ़ने के बाद गुस्से से कहा और अंधेरे में छिपे लोगों की निंदा की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई ताकतें कागज बनाने की नई तकनीक को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिनमें कई प्रभावशाली गिरोह पड़ोसी लॉर्ड जैसे कि इंग्लैंड के काउंट कैंट और बोर्डो के विस्काउंट जॉनसन शामिल थे। सौभाग्य से पॉल द्वारा गोपनीयता पर दिए गए जोर और श्रमिकों के प्रति उच्च व्यवहार ने वफादारी को बढ़ावा दिया, जिससे कागज बनाने की तकनीक सुरक्षित रही। हालांकि वह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि यह कब तक सुरक्षित रहेगी। पॉल का इरादा इस तकनीक पर हमेशा के लिए एकाधिकार जमाए रखने का नहीं था। यह सरल थी और दूसरों द्वारा आसानी से सीखी जा सकती थी, लेकिन यह उनकी शुरुआती पूंजी जुटाने के लिए महत्वपूर्ण थी। वह नई तकनीक के प्रसार के लिए तैयार था क्योंकि वह अकेले औद्योगिकरण नहीं कर सकता था, लेकिन यह तकनीक उसके नियंत्रण में होनी चाहिए थी। वह नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन विमानों और मिसाइलों में आगे निकल जाएं और फिर आसमान से उस पर बमबारी करें। लेकिन पड़ोसी सामंतों के शामिल होने से मामला पेचीदा हो गया। उन्होंने सेसिल को निर्देश दिया, स्टूअर्ट फिलिप को सूचित करो कि वह बैरन हेंसेल को मेरे पास आमंत्रित करे। अब और कोई संकोच नहीं, एक शक्तिशाली सहयोगी का सहारा लेने का समय। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C51 सहयोग 1 अध्याय 51 सहयोग 1 बहुत विचार विमर्श के बाद पॉल ने अंततः शाही पक्ष का साथ देने का फैसला किया। जज दूर था और पॉल ने उसकी दिलचस्पी चाहे जो भी हो, अगर पॉल मुसीबत में पड़ जाता तो जज दूर से उसकी मदद नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर पॉल की पोल खुल जाती तो राजा उसे आसानी से कुचल सकता था क्योंकि पॉल तो उसके पीछे मुसीबत खड़ी करने वाला एक मामूली आदमी था। उसने कुछ और समय तक इंतजार करने और स्थिति पर नजर रखने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि पहले से ही आसपास की ताकतों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, इसलिए जल्दी किसी एक पक्ष का साथ देना बेहतर था। इंडियन के काउंट कैंट, जिसने मदद की गुहार के जवाब में पॉल से अपना जागीरदार बनने का अनुरोध किया था, की महत्वाकांक्षाएं पॉल को चिंताजनक लगी। आधे घंटे बाद प्रबंधक फिलिप बैरन हेंसेल रिपोर्ट को अध्ययन कक्ष में ले गया। राजधानी के अनाज भंडार में लगी आग की खबर के आधार पर पॉल ने अनुमान लगाया कि हेंसेल उससे मिलने क्यों आया था। जैसे ही हेंसेल अंदर आया, उसने बधाई देते हुए कहा, समुद्री डाकुओं का सफलतापूर्वक सफाया करने के लिए लॉर्ड ब्रेमेन को बधाई। एक ही बार में इतने सारे खलनायकों को मार गिराना सचमुच प्रकाश के देवता के नाम पर न्याय को कायम रखता है। ये बहुत ही सराहनीय है। पॉल ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बैरन आप अच्छी तरह से जानकार हैं, यहां तक कि अपनी यात्रा के दौरान भी आपको इसकी जानकारी थी। हेंसेल ने पॉल के व्यंग्य को अनसुना कर दिया। लॉर्ड ब्रेमेन के वीरतापूर्ण कारनामे उत्तर पश्चिम में सर्वविदित हैं। अपने लोगों के लिए हानि का निवारण करने वाला लॉर्ड दुर्लभ है, उन लोगों के विपरीत जो हमारे संस्थापक राजाओं की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। अब मुख्य विषय पर आते हुए पॉल ने हेंसेल को बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिलिप से शहद की शराब लाने को कहा। एक घूंट पीने के बाद पॉल ने बोलना शुरू किया, बैरन रिपोर्ट, मैंने हाल ही में दक्षिणी विद्रोह का विस्तार से अध्ययन किया है। ओह भगवान, क्या सोचते हैं? पॉल ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, और क्या? जार का उपनाम लालची भेड़िया की सब कुछ बयां करता है। वह आसपास के सरदारों को दबाव और प्रलोभन देकर अपने अधीन करने के लिए जाना जाता है और विरोध करने वाले वफादारों को कुचल दिया गया है। वह व्यापार मार्गों पर भी नियंत्रण रखता है और यात्रियों से जबरन वसूली करता है, जिससे व्यापक असंतोष फैला हुआ है। हेंसेल ने न्यायसंगत आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, यह सब सच है। जार की बदनामी जग जाहिर है।
राजा उसे क्यों बर्दाश्त करता है? उनके पूर्वजों ने राजा रॉडनी प्रथम के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और अपने परिवार की शक्ति को बढ़ाया। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि रॉडनी परिवार का ताज जाके पूर्वज ने त्याग दिया था। बेशक ऐसी राजद्रोहपूर्ण अफवाहें निराधार हैं, वैसे भी एक छोटी सी गलती भी ऑर्डर के आधे हिस्से को अलग कर सकती है। और मन ही मन खुश था, उसके पूर्वजों ने भी संस्थापक राजा से लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उन्हें श्रीराम उत्तर पश्चिमी इलाके में भेज दिया गया था। उसने सोचा यही तुम्हारे असमान पक्षपात का फल है। फिर वो गंभीर हो गया, जैसे गद्दारों का खात्मा करना होगा। हमें राजा की सरकार के इर्द गिर्द एकजुट होना होगा, एकीकृत ऑर्डर की अवधारणा से निर्देशित होकर और राज्य के एकीकरण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करना होगा। पॉल की नवीन शैली को देखकर हेंसेल चकित रह गया। पॉल ने हेंसेल की ओर अपूर्ण ढंग से देखते हुए पूछा, तो अब स्थिति क्या है? क्या महामहिम की सेना विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ गई है? हेंसेल हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि भोजन की कमी का खुलासा करे या नहीं, लेकिन इसके बजाय उसने कहा, वफादारों की सेना इकट्ठा हो रही है और जल्द ही दक्षिण की ओर बढ़ेगी। वे विद्रोह को जल्दी ही कुचल देंगे। पॉल ने सोचा, सीधे मुद्दे पर क्यों ना आए? मेरे सहायक ने बताया कि आपको कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, क्या बात है? हेंसेल ने टालमटोल करते हुए हल्लाते हुए कहा, इतने सारे सैनिकों के इकट्ठा होने और रोजाना भोजन करने के साथ आप समझते हैं ना लॉर्ड काउंट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पॉल ने मन ही मन कोसते हुए कहा, मदद मांग रहे हो पर इतनी सीधी बात नहीं कर रहे। उसने हेंसेल को बचने का रास्ता देने का फैसला किया। उसने अपनी ठुड्डी को अपनी आपस में गुंथी उंगलियों पर टिकाया, कोहनियां मेज पर रखी। बैरन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा इलाका दूरस्थ है, जहां जनसंख्या बहुत कम है। मैं महामहिम की सहायता के लिए अधिक जनशक्ति उपलब्ध नहीं करा सकता। जैसे ही हेंसेल निराश हुआ, पॉल ने अपना लहजा बदल दिया, लेकिन इससे राज्य की सेवा करने का मेरा उत्साह कम नहीं होता। जैसा कि आपने कहा, जाके पास राज्य की लगभग आधी शक्ति है, इसलिए ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। मुझे 1 या 2 साल दीजिए और मुझे विश्वास है कि मैं इसके उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकता हूं, जिससे राजा की सेना को आवश्यक सामग्री, जिसमें बड़ी मात्रा में भोजन भी शामिल है, की आपूर्ति हो सकेगी। खाने का नाम सुनते ही हेंसेल के कान खड़े हो गए और बड़ी मात्रा में लोहे के बर्तन। हेंसेल की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। युद्ध में लोहे का सामान एक महत्वपूर्ण संसाधन था। उसने हैरानी से पूछा, लॉर्ड ब्रेमेन, आपको इतना भरोसा कैसे है? आपका ये दावा किस आधार पर है? पॉल ने एक पल सोचा, मैं जिन कृषि और धातु गलानी की तकनीकों में सुधार करने वाला हूं, उन पर आधारित होकर, जिनका मैंने पहले ही प्रयोग किया है। स्वाभाविक रूप से ये तकनीकें किसी दूसरी दुनिया में विकसित की गई थी, लेकिन किसी दूरस्थ क्षेत्र में उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगी। मुझे शाही परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता है। पॉल ने अपना अनुरोध स्पष्ट रूप से रखा। हेंसेल ने अपनी खुद सहलाते हुए पूछा, क्या आप इन तकनीकों को शाही परिवार को देने के लिए तैयार होंगे? मुझे यकीन है कि महाराज आपको उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेंगे और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पॉल ने मुंह बनाया और जोर से पुकारा, फिलिप, बैरन को उनके कमरे में आराम करने के लिए ले चलो। हेंसेल ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, रुको लॉर्ड ब्रेमेन, बेहतर होगा कि ये तकनीकें आपके पास ही रहें। ये अपने आविष्कार के साथ सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। अगर आप पर्याप्त सैन्य सामग्री मुहैया करा सकते हैं, तो मैं महाराज को पत्र लिखकर आपके क्षेत्र की सुरक्षा का सुझाव देने को तैयार हूं। महाराज अपने योग्य प्रजाजनों को पुरस्कार और दंड देने में हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। अब ठीक है, पॉल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन हेंसेल ने आगे कहा, हालांकि मैं तो बस एक मामूली शख्स हूं, जिसका कोई खास प्रभाव नहीं है। महामहिम को वास्तव में प्रभावित करने वाली चीज आपके द्वारा दी जाने वाली सामग्रियां हैं। आप अभी कितनी सामग्रियां दे सकते हैं? पॉल ने माथे पर शिकन डाली। उसे समय चाहिए था, एक साथ इतना कुछ करना संभव नहीं था। पॉल के चेहरे के भाव देखकर हेंसेल मन ही मन प्रसन्न हुआ। यदि लॉर्ड ब्रेमेन चाहें, तो मैं उत्पादन बढ़ाने के आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी व्यक्तिगत सहायता कर सकता हूं, जिससे आपको जल्दी महामहिम की मान्यता मिल जाएगी। पॉल ने हेंसेल की ओर देखा, तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो? बैरन ने शांत भाव से कहा, मैंने नगर के केंद्र में प्रतिभा भर्ती का फरमान लगा देखा। वाकई बहुत अच्छे से लिखा गया है। वंश और पृष्ठभूमि को दरकिनार करते हुए इस युग में ऐसे फरमान दुर्लभ हैं। क्या आप मेरे लिए काम करने का सुझाव दे रहे हैं? हेंसेल ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप मुझे अधिकार देते हैं, तो शाही आयुक्त के रूप में मैं स्थानीय सरदार को शासन में सहायता करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन मेरी शक्ति सीमित है। मेरा मतलब यह है कि वंशानुक्रम की श्रेष्ठता के युग में दक्षिण में कई निराश और गरीब रईस हैं और कई महत्वाकांक्षी आम लोग हैं जिनके पास उन्नति का कोई अवसर नहीं है। उनकी क्षमताओं के बावजूद वे कम से कम अध्यादेश में उल्लिखित 2 मानदंडों को पूरा करते हैं, साक्षरता और अंकगणित। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं, लॉर्ड ब्रेमेन? पॉल धीरे धीरे खड़ा हो गया। वह बैरन के प्रस्ताव से उत्सुक था। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C52 सहयोग 2 अध्याय 52 सहयोग 2। पॉल हेंसेल की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। अपने क्षेत्र में फैली व्यापक निरक्षरता का सामना करते हुए पॉल को कोई कठिन परिस्थिति में पाया। विभिन्न कार्यशालाओं के विस्तार के कारण प्रशिक्षुओं को केवल मौखिक प्रशिक्षण से कहीं अधिक गहन प्रशिक्षण देना आवश्यक हो गया। शिल्पकारों की संख्या बढ़ने के साथ सभी स्तरों पर प्रभावी व्यक्तियों के लिए कम से कम सूची पर आने वाले हो गया। क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और व्यय प्रणाली के कारण विभिन्न प्रबंधक फिलिप के लिए अकेले लेखा जोखा संभालना अत्यधिक बोझिल हो गया। खुफिया प्रणाली में सुधार की आवश्यकता थी, जिसके लिए स्पष्ट रूप से बड़ी संख्या में साक्षर लोगों की आवश्यकता थी। इसके अलावा पॉल ने एक आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई, जिसके लिए बड़ी संख्या में क्लर्कों की आवश्यकता होगी। प्रतिभा भर्ती अध्यादेश बहुत पहले जारी किया गया था और कई लोगों ने आवेदन करने के लिए आगे आए थे, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पोर्ट फ्रांक के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने नॉर्थ शोर मार्केटिंग लियोनार्ड से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वे उनकी सेवा में कुछ शिक्षित भिक्षुओं की भर्ती कर सकें, लेकिन लियोनार्ड ने शुरू में इस आधार पर उन्हें स्वीकार कर दिया कि भिक्षु सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पॉल के पास अपनी रणनीति बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दावा किया कि वह परमेश्वर के समाचार का प्रचार करना चाहता है और स्थानीय लोगों को पढ़ना सिखाने के लिए एक विद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है ताकि वे धर्म ग्रंथों को समझ सकें। ये सुनकर डी लियोनार्ड को थोड़ी दिलचस्पी हुई। पॉल ने आगे वादा किया कि उनकी कार्यशाला नॉर्थ शोर मार्क को सीमित और निःशुल्क नए प्रकार के कागज उपलब्ध कराएगी। अंततः श्री लियोनार्ड सहमत हो गए। वे मठ के भिक्षुओं के निजी निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पॉल कितने भिक्षुओं को भर्ती कर सकते हैं, ये पूरी तरह उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर था। इस प्रकार झील के किनारे 20 अकादमी नामक एक विद्यालय की स्थापना की गई। दिन के समय पॉल घाट टाउन के निवासियों को अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ना लिखना सिखाने के लिए मजबूर करता था। रात में वह सेना को घर घर भेजकर 40 वर्ष से कम आयु के बेकार बैठे वयस्कों को कॉलेज में रात्रिकालीन कक्षाओं में भाग लेने के लिए भर्ती करवाता था। पॉल ने चतुराई से मठ से 10 युवा भिक्षुओं को भर्ती किया, जो सभी बालिग थे। उन्हें बचपन में ही मठ में भेज दिया गया था और वे अपना दिन नीरस प्रार्थना और धर्म पढ़ने में बिताते थे, जिससे वे बाहरी दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हो गए थे। बेशक जैसा कि एडवर्ड लियोनार्ड ने कहा, उनमें प्रभु में दृढ़ विश्वास की कमी थी और वे बाहरी दुनिया के प्रलोभनों का विरोध नहीं कर सके। उन सभी 10 युवकों को महाविद्यालय में नियुक्त किया गया, जहां वे भिक्षुओं से शिक्षक बन गए और दिन रात 5-5 की शिफ्ट में शहरवासियों को पढ़ना सिखाने लगे। पोर्ट फ्रांस से लेकर टाउन लौटने के बाद मॉरिसन, जिन्होंने कुछ समय तक सैन्य पादरी के रूप में सेवा की थी, को कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित करने और शिक्षण सामग्री संकलित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अस्पष्ट धर्म स्पष्ट रूप से उन शहरवासियों के लिए बहुत उन्नत थे, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन महान स्वामी द्वारा अपने बहादुर लोगों को समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करने की कहानियां कहीं अधिक सुलभ थी। कभी-कभी मॉरिसन स्वयं शिक्षकों और छात्रों के लिए वैचारिक शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। लेकिन इन सब में समय लगता था और पॉल अब इंतजार नहीं कर सकता था। काउंट को खड़े होते देख हसल मन ही मन खुश हुआ। उसने सही अनुमान लगाया था। पॉल द्वारा कॉलेज की स्थापना एक ऐसी घटना थी जिसे हेंसेल ने देखा था। कुछ कुलीनों द्वारा प्रतिभाशाली आम बच्चों को शिक्षित करके अपनी उदारता दिखाना आम बात थी। अक्सर इसका उद्देश्य सक्षम सेवक तैयार करना होता था। हालांकि काउंट ब्रेमेन जैसे कुलीन द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षा को इतने व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना अभूतपूर्व था। आम लोगों के बीच अत्यधिक ज्ञान होना कुलीन वर्ग के लिए अच्छी बात नहीं थी। उनकी भूमिका केवल खेती करना और आज्ञाकारी रूप से करों का भुगतान करना थी। सभी संकेतों से यही संकेत मिलता था कि इस काम की दूरगामी योजनाएं थी। उनके पूर्वजों को सुदूर उत्तर पश्चिम खाड़ी में निर्वासित किए जाने को देखते हुए यह बात और भी रोचक थी। क्या वह अगला जज बन सकता है? संभव है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जिस परिवार की वर्तमान शक्ति लगातार मुखियाओं के प्रयासों के अलावा भाग्य, अवसर और उनके क्षेत्र की स्थिति पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। कौन गारंटी दे सकता है कि ब्रेमेन परिवार को भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त होगा, खासकर सुदूर उत्तर पश्चिम खाड़ी में स्थित होने के कारण। इसके अलावा जिस परिवार की सफलता रातों रात हासिल नहीं हुई थी, ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियों के धैर्य और विकास की आवश्यकता पड़ी। हेंसेल जानता था कि व्यापक रूप से प्रसारित होने वाला नया प्रकार का कागज इसी स्वामी द्वारा उत्पादित किया गया था, इसलिए जब पॉल ने कृषि और धातु गलानी की तकनीकों में सुधार के बारे में बात की, तो उसने इसकी विश्वसनीयता को काफी उच्च माना। हेंसेल के दक्षिण में निश्चित तबके के कुलीन वर्ग में कुछ संपर्क थे। वह लोगों को ढूंढ निकाल सकता था जो उसकी तरह ही निराश थे और उन्हें उत्तर पश्चिम में लाकर सामंतों की जरूरतों को पूरा करवा सकता था। जब तक ये सरदार महामहिम राजा को सहयोग और निरंतर सैन्य आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार रहेगा, तब तक हेंसेल एक महान उपलब्धि हासिल कर लेगा। वह राज्य के उच्च स्तर की दृष्टि में प्रवेश कर सकता है, सत्ता के केंद्र के करीब पहुंच सकता है। उन्हें नाजायज संतान होने, मिश्रित वंश और पहचान न मिलने से बेहद दुख होता था। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना पड़ता था। जहां तक ब्रेमेन परिवार की महत्वाकांक्षाओं की बात है, तो इस पीढ़ी में स्पष्ट नहीं हो सकता था। उनकी मृत्यु के बाद बाढ़ या अराजकता फैले, इससे क्या फर्क पड़ता? हसल ने पॉल की ओर देखा, जो खड़ा हो गया था। जैसे ही डूबते सूरज की किरणें उस पर पड़ी, उसकी धड़कन तेज हो गई। अंत में युवा काउंट ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। आइए एक बार फिर से जान पहचान करें, पॉल ब्रेमेन, उत्तर पश्चिम खाड़ी पर स्थित राजा के स्वामी। हेंसेल भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए खड़ा हो गया। हेंसेल एबॉट अल्दा में नियुक्त राजा का प्रतिनिधि। सहयोग करने में खुशी होगी, सहयोग करने में खुशी होगी।
उनके हाथ मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दक्षिण में थॉर्न पास पर शहर की विशाल दीवारों पर दो आकृतियां चुपचाप खड़ी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद थे लेकिन बहुत जोशीला था और एक युवा जनरल जिसका व्यवहार कुछ हद तक उदासीन था। वे कुछ देर तक चुपचाप दूर स्थित विद्रोही शिविर को देखते रहे। बुजुर्ग ने आंख भरी, लगता है हमें कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। युवा सेनापति हैरान था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं लॉर्ड डॉज? हमें बस महारानी के अपने सैनिकों के साथ आने का इंतजार करना है और फिर हम हमला कर सकते हैं। डॉज, बूढ़े ड्यूक ने युवक को कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा देते हुए कहा, यह अभी कबूतर से आया है, खुद ही देख लो। युवक ने कपड़े पर नजर डाली, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अनाज भंडार में आग लग गई, क्या संयोग है? बूढ़े ड्यूक ने कंधे उठाते हुए कहा, शायद किसी जासूस का काम है। पिछले हमलों को देखते हुए लगता है जाट की मुख्य सेना यहाँ नहीं है। लेस्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेस्टर ने दक्षिण की ओर देखा, वह बस हमें घेरना चाहता है। इससे उसे दक्षिण में मौजूद उन अलग थलग पड़े राजभक्तों से धीरे-धीरे निपटने का मौका मिलेगा। ड्यूक डॉज ने फिर आह भरी, अगर महारानी की मुख्य सेना यहाँ नहीं पहुंच सकती तो हमें यहीं रहते रहना होगा। उम्मीद है जाट की मुख्य सेना के उत्तर की ओर बढ़ने से पहले हम आज की समस्या का समाधान कर लेंगे। लेस्टर अचानक उसकी ओर मुड़ा, लॉर्ड ड्यूक, हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। आज रात मैं घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए उनके शिविर पर छापा मारना चाहता हूं। वह युवक उन्हें कमाने के लिए उत्सुक था, जिसकी डॉज महिमा प्रशंसा करता था। उस युवक का व्यवहार उसे पूर्वोत्तर सेना के साथ जंगली आदमियों से बचाव करने के अपने अनुभव और उस समय के अपने साथियों की याद दिलाता था। वे भी उतने ही युवा थे और उपलब्धियों के लिए उतने ही उत्सुक थे। ड्यूक की पुरानी भावना जागृत हुई, अच्छा अब दुश्मन को सबक सिखाने का समय आ गया है। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C53 कृषि संभावनाएं। अध्याय 53 कृषि संभावनाएं। हेंसेल के साथ सहयोग की पुष्टि करने के बाद पॉल बेमैन ने अपने क्षेत्र के भीतर कृषि संबंधी मुद्दों पर विचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भूमि स्वामित्व के संबंध में नामांकित के लिए अलग क्षेत्र की सभी भूमि बेमैन परिवार की थी, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन चीन में सभी भूमि सम्राट की थी। हालांकि कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का वास्तविक वितरण इस प्रकार था। लगभग एक तिहाई कृषि योग्य भूमि सीधे जागीरदार के अधीन थी और इसकी उपज पूरी तरह से बेमैन परिवार की थी। एक तिहाई से थोड़ा अधिक भूमि विभिन्न गांवों और कस्बों में बड़े जमींदारों और कुलीन वर्ग के लोगों जिनमें बेमैन परिवार के जागीरदार भी शामिल थे के कब्जे में थी, जो जागीरदार को वार्षिक कर अदा करते थे और शेष उपज अपने पास रखते थे। शेष एक तिहाई भूमि बड़ी संख्या में स्वयं खेती करने वाले किसानों या छोटे जमींदारों के स्वामित्व में थी। सामान्य तौर पर पॉल जैसे काउंसिल के भूमि पुनर्वितरण सुधार की शुरुआत करते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके क्षेत्र के प्रत्येक किसान के पास अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा हो, जिससे किसान जमीन का मालिक है का आदर्श प्राप्त हो सके और फिर सार्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त करते थे। हालांकि पॉल की आकांक्षा लघु कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सुखी देहाती जीवन जीने की नहीं थी। उन्होंने औद्योगिक बड़े पैमाने पर मशीनी उत्पादन की कल्पना की थी और लघु कृषि औद्योगिकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाओं में से एक थी। सबसे पहले लघु कृषि अर्थव्यवस्था ने बड़ी संख्या में किसानों को छोटे-छोटे भूखंडों तक सीमित कर दिया, जिससे स्वतंत्र श्रम के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई। श्रम की कमी से औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गई। दूसरे, लघु कृषि अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और अस्थिरता के कारण छोटे किसान गरीबी में जीवन यापन करते थे और उनके पास अधिक उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के साधन नहीं थे। इससे बाजार सीमित हो गया और वस्तु अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। तीसरा कारण यह था कि छोटे किसानों की आर्थिक कमजोरी के चलते उनके लिए महंगी मशीनरी खरीदना, नई तकनीकों को अपनाना या बड़े पैमाने पर मृदा सुधार और सिंचाई परियोजनाएं शुरू करना मुश्किल हो जाता था। इससे कृषि योग्य भूमि की उपज बढ़ाने में बाधा उत्पन्न होती थी। अंततः भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों का दीर्घकालिक अस्तित्व कृषि विशेषज्ञता की गहनता में बाधा उत्पन्न करेगा, आर्थिक फसलों के विस्तार को सीमित करेगा और कृषि उत्पादों के व्यवसायीकरण में देरी करेगा। ये सभी कारक औद्योगिकरण के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे। चीन के आधुनिक इतिहास में लघु कृषि अर्थव्यवस्था की नकारात्मक भूमिका का उल्लेख किए बिना फ्रांस और इंग्लैंड में आधुनिक भूमि प्रणालियों के औद्योगिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना करना भी बहुत कुछ दर्शाता है। फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति के बाद पुराने सामंती भूमि संबंध समाप्त हो गए और कुलीन वर्ग और चर्च की भूमि जबत कर किसानों में बांट दी गई, जिससे वे छोटे भूस्वामी बन गए। उस समय इसका बहुत प्रगतिशील महत्व था और इसने किसानों के उत्साह को भी बढ़ाया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। हालांकि विभिन्न कारणों से छोटे निजी स्वामित्व वाली भूमि पर आधारित लघु कृषि अर्थव्यवस्था फ्रांस में 100 वर्षों से अधिक समय तक बनी रही। धीरे-धीरे ये औद्योगिक विकास में बाधक बन गई, जिससे फ्रांस के कृषि प्रधान राष्ट्र से औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तन की प्रक्रिया में देरी हुई। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के अपेक्षाकृत धीमे आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। लेकिन इंग्लैंड की स्थिति अलग थी। यद्यपि बाड़बंदी आंदोलन, जिसकी तुलना भेड़ों द्वारा मनुष्यों को खाने से की गई थी, ने अनगिनत किसानों को अपने घर खोने और बेघर होने के लिए मजबूर किया, जो हिंसा और उत्पीड़न से ग्रस्त थे, फिर भी इसने वस्तुतः इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। जिन किसानों ने अपनी जमीन खो दी, वे आजीविका के लिए शहरों की ओर चले गए, जिससे शहरीकरण में तेजी आई और औद्योगिक विकास के लिए सस्ता और मुफ्त श्रम उपलब्ध हुआ। बाड़बंदी आंदोलन ने पहले से खंडित कई जमीनों को बड़े भूखंडों में समेकित कर दिया, जिससे नई फसलों की खेती, बेहतर उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत उपकरणों का उपयोग, सिंचाई प्रणालियों में सुधार और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में सुविधा हुई। ये चीजें छोटे किसानों की क्षमताओं से परे थीं और इसने समग्र कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। यह उन प्रमुख कारणों में से एक है कि फ्रांस, जिसने 18वीं शताब्दी में इसी तरह के वैज्ञानिक विकास किए, इंग्लैंड के विपरीत औद्योगिक क्रांति को पहले होते हुए नहीं देख पाया। इसलिए पॉल का इरादा न केवल भूमि को समान करने का नहीं था, बल्कि वह इसे और अधिक केंद्रित करना चाहता था। हेंसेल के साथ सहयोग की पुष्टि होने के बाद पॉल बेमैन ने अपना ध्यान अपने क्षेत्र में कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने की ओर मोड़ दिया। जागीरदारों और विभिन्न बड़े भूस्वामियों के स्वामित्व वाली भूमि स्वामित्व के लिहाज से तो पर्याप्त रूप से केंद्रीकृत थी, लेकिन भौगोलिक रूप से विक्षेपित थी। पॉल को भूमि विनिमय के लिए सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने, नीतियों और नियमों की एक श्रृंखला के माध्यम से भूमि के संचलन और केंद्रीकृत प्रबंधन को बढ़ावा देने, बड़े खेतों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और कृषि योग्य भूमि के वितरण के अनुसार बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता थी। स्वयं खेती करने वाले किसानों और छोटे जमींदारों के लिए उनकी संपत्ति पर हिंसक तरीके से कब्जा करना पॉल के विचार में नहीं था। पिछले जन्म में मिली परवरिश और शिक्षा ने उन्हें अपने आध्यात्मिक वर्ग के साथ विश्वासघात करने से रोक दिया था। चूंकि वे पहले से ही मौजूद थे, इसलिए वे समान परिस्थितियों में प्रति इकाई अधिक उपज के साथ बड़े कृषि अर्थव्यवस्था के पूरक के रूप में काम करेंगे। आखिरकार प्राचीन चीन की गहन कृषि पद्धतियों ने एक अरब से अधिक आबादी का पेट भरा था और इसके कई फायदे थे। उन्होंने ग्राम स्तर पर कृषि संघों और सहकारी समितियों जैसे संगठनों की स्थापना की योजना बनाई, जिसमें जमींदार जागीर द्वारा कृषि उपकरण, बैल और अन्य उत्पादन सामग्री की खरीद के लिए धन दिया जाएगा, जिन्हें स्वयं खेती करने वाले किसानों को कम लागत पर किराए पर दिया जाएगा, जिससे उन्हें श्रम दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। औद्योगिकरण के लिए आवश्यक श्रम शक्ति के लिए उसने अपने क्षेत्र के एक अन्य बड़े समूह दासों पर ध्यान केंद्रित किया। इस दुनिया में दास प्रथा मौजूद थी और काफी प्रचलित थी। विडंबना यह है कि चर्च, जिसे पॉल घृणा और भय दोनों करता था, दास प्रथा का सबसे बड़ा विरोधी था। इसके महत्वपूर्ण संस्थापक सिद्धांतों में से एक ये था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। विभिन्न देशों द्वारा चर्च की प्रतिष्ठा को व्यापक मान्यता मिलने के बाद इसने दास प्रथा विरोधी आंदोलन को जोरदार समर्थन दिया। हालांकि निहित स्वार्थों के प्रतिरोध के कारण ये प्रयास अंततः विफल रहे और जैसे-जैसे चर्च के उच्च अधिकारी कुलीन वर्ग के साथ अधिकाधिक जुड़ते गए, यह आदर्श धीरे-धीरे मात्र एक नारा बनकर रह गया। लेकिन काउंट पॉल का इरादा सिर्फ दिखावटी समर्थन करने का नहीं था। व्यक्तिगत रूप से वे दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते थे और वस्तुनिष्ठ रूप से औद्योगिक विकास के लिए एक विशाल श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए अपने क्षेत्र में दास प्रथा को समाप्त करना उनके लिए अति आवश्यक था। पॉल का इरादा था कि वह जमींदारों के अधीन रहने वाले दासों को लिए स्वतंत्रता देके वे चाहें तो केन्या चले जाएं, जो कि उन्हें उसके नए खेतों में कृषि श्रमिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं बड़े जमींदारों के अधीन रहने वाले दासों को यदि मुक्त नहीं किया गया तो उन्हें ऐतिहासिक चक्र का सामना करना पड़ेगा। दास प्रथा के उन्मूलन के कारण कृषि क्षेत्र में जो श्रम शक्ति नष्ट हुई, उसकी भरपाई नए कृषि उपकरणों को बढ़ावा देकर पूरी तरह से की जा सकती है। संकीर्ण भूमि पर अनुपयोगी मशीनरी और उपकरण नए बड़े खेतों में प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकते हैं। पॉल ने रोडरम हल, क्रॉसकिल्स, ढेला कुचलने वाली मशीन, दांतेदार हल, बीज बोने की मशीन, कटाई मशीन, थ्रेसिंग मशीन आदि जैसी कृषि मशीनरी बनाने की योजना बनाई। ये सभी मशीनें मौजूदा तकनीकी परिस्थितियों में निर्मित की जा सकती थीं और केवल पशु शक्ति से संचालित की जा सकती थीं, जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की कृषि क्रांति के प्रमुख उपकरण थे। भूमि की उपज बढ़ाने का एक अन्य तरीका 4 क्षेत्रीय फसल चक्र प्रणाली थी, जिसमें सभी कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक भाग में क्रमशः शलजम, जौ, तिपतिया घास और गेहूं बोया जाता था और वार्षिक रूप से फसल चक्र अपनाया जाता था। इस प्रणाली से प्रति भूमि का उपयोग समाप्त हो गया और फसल कटाई के बाद खेती योग्य भूमि का उपयोग चराई के लिए नहीं किया जाता था। इसके बजाय चरागाहों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे फसल उगाने के लिए क्षेत्रफल का विस्तार हुआ। इसमें दलहन चरागाहों की रोपाई और पशुओं के गोबर का प्रयोग शामिल था, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार और भारी में तेजी आई। इससे न केवल फसल की पैदावार में लगातार वृद्धि हुई, बल्कि कृषि योग्य भूमि का दीर्घकालिक और तर्कसंगत उपयोग भी सुनिश्चित हुआ और पशुओं को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध हुआ। इसने पशुपालन में चराई से बाड़े में खिलाने की ओर बदलाव को प्रोत्साहित किया, जिससे पशुपालन के उत्पादन स्तर में सुधार हुआ। फिर उन्नत किस्म की फसलों की खेती का मुद्दा था, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में पॉल को ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस पहलू को लागू करने के लिए वह संबंधित कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति का इंतजार कर सकता था। पॉल को पूरा विश्वास था कि उपयुक्त सुधारों की श्रृंखला के माध्यम से अलग क्षेत्र की कृषि उपज में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे अधिक श्रम शक्ति मुक्त होगी और उसे रोजगार मिलेगा, जिससे भविष्य के औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। अध्याय 54 क्रमिक प्रगति। हेंसेल ने अपने हाथों में कृषि विकास की रूपरेखा का निरीक्षण करते हुए कहा, लॉर्ड बेमेंट, मैं आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा। पॉल ने अपनी कृषि योजनाओं की रूपरेखा तैयार की और बैरन हेंसेल से इसकी समीक्षा करने को कहा। वह ये साबित करना चाहता था कि खाद्य उत्पादन को दोगुना करने का उसका लक्ष्य केवल खोखली बातें नहीं थी। हालांकि बैरन की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी।
क्या कुछ गड़बड़ है? खैर, शुरुआती हिस्से तो शानदार हैं। बड़े-बड़े खेत, नई मशीनें, उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की खेती और यह फसल चक्र प्रणाली, ये सभी विचार लाजवाब हैं। अगर ये वाकई उतने ही कारगर साबित हुए जितना आपने दावा किया है, तो आप इतिहास में अपना नाम जरूर दर्ज कराएंगे। भोजन की कमी की इस पुरानी समस्या का समाधान तो चर्च द्वारा संघ की उपाधि के योग्य भी हो सकता है। हेंसेल की आंखें उत्साह से चमक उठी। ब्रेमेन के ऊंचे-ऊंचे दावों को लेकर वह कुछ हद तक संशय में था, लेकिन अब रूपरेखा को देखकर उसे इसकी सफलता का लगभग पूरा यकीन हो गया था। पॉल ने हैरानी से पूछा, तो फिर सावधानी बरतने की सलाह क्यों दी जा रही है? बैरन हेंसल ने फिर से आखिरी पन्ना पलटा। यहाँ आप दासों को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इन दासों के बिना खेतों में कौन काम करेगा? मुझे पता है कि आप जिस नई मशीनरी का जिक्र कर रहे हैं, उससे बहुत श्रम बचेगा, लेकिन क्या इन्हें मौजूदा कार्यबल में शामिल करना बेहतर नहीं होगा? धैर्यपूर्वक पॉल ने समझाया, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, हेंसल। उसने बैरन को उसके पहले नाम से संबोधित किया। मैं सिर्फ कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं खनन, लॉग जलाने और अन्य उद्योगों का भी विकास करूंगा। मैं खेतों में इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को लगाए रखने का खर्च कैसे उठा सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। दरअसल मेरी चिंता किसी और बात को लेकर है। हेंसल ने युवा और जल्दबाज काउंट, जो उसका व्यापारिक साझेदार था, को संभावित टकराव से बचाने के लिए कुछ सलाह देने का फैसला किया। आपको पता है, मैंने हाल ही में आपके पड़ोसी क्षेत्र बेल्डिंग में कुछ समय बिताया। बाहर रहने के दौरान मैंने पिछले शासक के बारे में काफी कुछ सुना। क्या आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे? बेल्डिंग, पॉल एक पल के लिए चौंक गया। बेल्डिंग के वर्तमान लॉर्ड मेलॉन गनाट उससे उम्र में ज्यादा बड़े नहीं थे। गनाट परिवार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के उन गिने चुने परिवारों में से एक था, जिनके ब्रेमेन परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। मेलॉन पॉल का बचपन का दोस्त था। हाल ही में हुए समुद्री डाकुओं के विद्रोह के दौरान फोर्ट के प्रबंधन ने बेल्डिंग से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मेलॉन ने जवाब दिया कि वह सहायता करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके सैनिकों को एक शाही दूत द्वारा बुला लिया गया था। कुछ साल पहले मेलॉन के पिता लॉर्ड गनाट गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ठीक होने के बाद वे बिल्कुल बदले हुए से लग रहे थे, मानो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हों। दोनों परिवारों का संपर्क धीरे-धीरे टूट गया और कुछ समय बाद ही लॉर्ड गनाट की दुखद रूप से डूबने से मृत्यु हो गई। पॉल अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ गए थे। वह आखिरी बार था जब उसने अपने बचपन के साथी को देखा था। अभी भी युवा मालूम को अपने पिता की उपाधि विरासत में मिली और फिर वह सार्वजनिक जीवन से अलग हो गया और कहा जाता है कि उसने अपने संबंधों के मार्गदर्शन में एक अच्छा स्वामी बनने का प्रशिक्षण लेने पर ध्यान केंद्रित किया। बताओ तो सही, पॉल को जिज्ञासा हुई कि हेंसल ने यह बात क्यों उठाई। कहते हैं कि बीमारी के बाद लॉर्ड गनाट के व्यक्तित्व में नाटकीय परिवर्तन आया। यहाँ तक कि वे अपने बेटे से भी दूर होने लगे और कई विचित्र हरकतें करने लगे। पॉल को व्यक्तित्व में आए बदलाव के बारे में पता था, लेकिन उसने अन्य विवरणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, किस तरह की विचित्र हरकतें? लॉर्ड गनाट ने समानता की वकालत करते हुए शुरुआत की और घोषणा की कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं। ये चर्च के विचारों से पूरी तरह मेल खाता था और उत्तरी बिशप ने तो उन्हें मानव उपाधि देने पर भी विचार किया था, लेकिन फिर वे चर्च के विरुद्ध हो गए, ये दावा करते हुए कि इस दुनिया में कोई देवता नहीं है और पुजारियों को पाखंडी बताकर उनकी निंदा की। ये तो कुछ ज्यादा ही साहसिक कदम है। पॉल के मन में भी ऐसे विचार थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें जाहिर करने की हिम्मत नहीं की थी। इससे पहले कि चर्च कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने और भी भयावह कदम उठाए। उसने न केवल स्थानीय कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार छीन लिए और घोषणा की कि कानून के तहत कुलीन और आम लोग समान हैं, बल्कि उसने गुलाम मालिकों को अपने गुलामों को वेतनभोगी कर्मचारियों में बदलने के लिए भी मजबूर किया। पॉल की भौहें तंग गईं। उनके चाचा लॉर्ड गनाट निश्चित रूप से माहौल को गरमाने में माहिर थे। पॉल की प्रतिक्रिया देखकर हेंसल ने आगे कहा, उसके बाद लॉर्ड गनाट ने घोषणा की कि उनके राज्य में हर किसी को अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि का एक टुकड़ा मिलेगा। उन्होंने अपने शासन के अधीन सभी भूमि पर नियंत्रण कर लिया और उसे हर परिवार में समान रूप से वितरित कर दिया, चाहे वे उनके जागीरदार हों, कुलीन हों या आम नागरिक हों। पॉल अवाक रह गया। ये दूसरी दुनिया के ऐतिहासिक व्यक्तिमान से एक चौंकाने वाली समानता थी। उसने आशंका से पूछा, फिर क्या हुआ? हेंसल ने कंधे उठाते हुए कहा, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह मछली पकड़ते समय नाव से गिर गया और डूब गया। उसके बाद उसका इलाका पहले जैसा हो गया। षड्यंत्र, तख्तापलट, राजहत्या, ये सभी अशुभ शब्द पॉल के दिमाग में उमड़ पड़े। पॉल के चौंके हुए चेहरे को देखकर बैरन हेंसल मुस्कुराया और बोले, लॉर्ड ब्रेमेन, मैं दासों की मुक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, गुलामी प्रथा से घृणा करते हैं। कर्ज या युद्ध के कारण गुलाम बने लोगों को छोड़कर अधिकांश गुलाम जन से ही गुलाम होते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता में से एक या दोनों गुलाम होते हैं और वे उस कलन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मुझे सुव्यवस्थित वर्ग संरचना वाले समाज की सराहना है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो ऊपर की ओर गतिशीलता को पूरी तरह से अवरुद्ध करती है, वो सरासर कठिन है। हेंसल ने कुछ जोश के साथ आगे कहा, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज वह है जहाँ सक्षम लोग आगे बढ़ते हैं और अक्षम लोग पीछे रह जाते हैं। अपनी भावनाओं में बच जाने का एहसास होने पर हेंसल रुका और अपने सामान्य संयमित व्यवहार को पुनः प्राप्त करते हुए बोला, संक्षेप में, लॉर्ड ब्रेमेन, मेरा सुझाव है कि आपके सुधार धीरे-धीरे होने चाहिए, जिससे लोगों को अनुकूलन करने का समय मिले और आपको स्वयं के लिए ठोस समर्थन भी होना चाहिए। पॉल ने सिर हिलाया। वह अपने पड़ोसी स्वामी की कहानी सुनकर स्पष्ट रूप से हिल गया था। आप सही कह रहे हैं हेंसल, मैं आपकी सलाह मानता हूँ और धन्यवाद। समुद्री डाकुओं की सफाई ने वास्तव में उसे कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट बना दिया था और बहुत दुनिया की प्रकृति को भूल गया था जिसमें वह जी रहा था। बैरन हेंसल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। आपकी मदद करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आशा है कि हमारा सहयोग लंबे समय तक जारी रहेगा। काउंट, अपना ख्याल रखें। वैसे मैं कुछ दिनों में दक्षिण वापस जा रहा हूँ ताकि भर्ती योजना पर काम शुरू कर सकूं, जिस पर हमने चर्चा की थी। आपका क्या विचार है? पॉल बेहद खुश हुआ। तुम तैयार हो? मैं तो और इंतजार नहीं कर सकता। तैयारी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है, इसलिए मैं खाली नहीं बैठ सकता। दरअसल मैं कल ही निकल सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका दोस्त फोस्टर कुछ दिनों में दक्षिण लौट रहा है। मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। फोस्टर परिवार हॉर्नबे में काफी प्रभावशाली है और उनसे संबंध बनाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। पॉल ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल यही तो मैं सोच रहा था। मैंने उससे बात कर ली है और उसे अड्डा के लिए कारीगरों की भर्ती करने को कहा है। इसके अलावा मैं हॉर्नबे एलायंस के साथ विदेशी व्यापार शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। युवा सरदार के प्रति हेंसल की प्रशंसा बढ़ती गई। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि दासों को मुक्त करने में समय लगेगा, इसलिए हम श्रम की कमी को दूसरे तरीके से दूर कर सकते हैं। युद्धों के कारण दक्षिण में कई शरणार्थी हैं और राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार दोनों ही उनसे परेशान हैं। क्या आप में उन्हें आश्रय देने का आत्मविश्वास और क्षमता है? पॉल अत्यंत प्रसन्न हुआ। हाँ, उन सबको मेरे पास ले आओ। ये साझेदारी वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय साबित हो रही थी। अध्याय 55, सैन्य भावना को एकजुट करना। अगले दिन पॉल ने क्वेलर, हेंसल और उनके समूह को कस्बे के बाहर तक विदा किया। उनके साथ एक आपूर्ति काफिला भी था, जो शाही परिवार के प्रति अलग क्षेत्र की वफादारी का प्रतीक था। मात्रा में मामूली होने के बावजूद यह एक प्रतीकात्मक संकेत था। आगामी दास मुक्ति में संभावित प्रतिरोध की तैयारी के लिए पॉल ने हेंसल की सलाह के आधार पर सैन्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किया, जिसमें मजबूत समर्थन की नींव रखने पर जोर दिया गया था। एक, उन्होंने सैन्य आपूर्ति की खरीद, वितरण और वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार एक रसद विभाग की स्थापना की। रॉन, जो पहले रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर के लिए आपूर्ति का प्रबंधन करते थे, को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। 2, सैन्य हथियारों के अनुसंधान और परीक्षण के लिए एक उपकरण विभाग की स्थापना की गई। केली, जो पहले ग्रेनेड उत्पादन का प्रबंधन करते थे, को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। 3, उन्होंने एक स्टाफ विभाग का गठन किया, जिसे युद्धकालीन स्थितियों का विश्लेषण करने, पॉल को सलाह देने और उनके निर्देशों के आधार पर युद्ध योजनाएं विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। शांति काल में यह विभाग थल सेनाओं के प्रशिक्षण और विकास का नेतृत्व करता था। मुख्य अधिकारी चीफ ऑफ स्टाफ पहले की तरह ही अनुभवी योद्धा श्रोएडर बने रहे। 4, युद्ध के दौरान नौसैनिक अभियानों की कमान संभालने और शांति काल में प्रशिक्षण और विकास की देखरेख के लिए एक नौसेना विभाग की स्थापना की गई। नॉर्थ वेस्ट बेफ्लीट के कार्यवाहक कमांडर ऑस्टिन इस विभाग के मुख्य अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। पॉल ने स्टाफ विभाग को सैन्य नियमों और अनुशासनात्मक प्रणालियों को परिष्कृत करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए ड्यूटी प्रणाली को सख्त करने का। सभी अधिकारियों को बिना अनुमति के अपने पद छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और कंपनी स्तर के अधिकारियों और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए बैरक में रहने वाला था। यदि कोई सैनिक अधिकारी बिना अनुमति के चला जाता और 2 दिनों के भीतर वापस नहीं आता, तो उसे दंडित किया जाएगा। यदि वह 2 सप्ताह के भीतर वापस नहीं आता, तो उसे बुरा माना जाएगा। इन परिवर्तनों के माध्यम से सेना कार्यात्मक रूप से अधिक विशिष्ट हो गई, जो एक पेशेवर सेना के समान थी। उच्च गुणवत्ता वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 20 अकादमी के बदले में ग्रेमेन मिलिट्री अकादमी नामक एक सैन्य अकादमी का निर्माण किया गया। श्रोएडर, ब्राइस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सेना की विशेषताओं के अनुरूप उपयुक्त युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर सैन्य पाठ्यपुस्तकें और प्रशिक्षण रूपरेखाएं विकसित की। पॉल ने भी इसमें योगदान दिया। उन्होंने अपने पूर्व जीवन में विभिन्न मंचों से प्राप्त सैन्य ज्ञान का उपयोग किया और समय-समय पर सुझाव भी दिए। ये सैन्य अकादमी शुरू में अधिकारियों के लिए एक तरह का क्रैश कोर्स थी, जो मुख्य रूप से वर्तमान सेनाओं में सक्रिय निम्न श्रेणी के अधिकारियों की सेवा करती थी। लेखा टाउन बैरक की दीवारों पर सफेद रंग से एक नारा लिखा था, सेना जनता के बिना नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। पॉल अपने अतीत की एक सेना से प्रेरित होकर सेना और नागरिकों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। उस दौर में राष्ट्रीय सेनाओं की छवि कोई खास सकारात्मक नहीं थी। हालांकि और साम्राज्य की राजकुमारी कैथरीन जैसी अनुकरणीय सेनापति थी, जो अपनी सुव्यवस्थित सेनाओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसे मामले अपवाद थे। अधिकांश सेनाओं को इस प्रकार संक्षेप में बताया जा सकता है, अनुशासन को इसे कायम रखा जाता था, मनोबल लूटपाट से बढ़ाया जाता था और अक्सर वे अपने ही लोगों को परेशान और शोषित करती थी। पॉल ने लिखा टाउन और पोर्ट फ्रांस में तैनात सैनिकों को आदेश दिया कि वे नागरिकों को परेशान न करें और सप्ताहांत में आसपास के निवासियों की सहायता के लिए स्वैच्छिक श्रम में भाग लें, जिससे सेना की सामाजिक छवि में सुधार हो सके। किसी तरह अल्लाह के सैन्य कर्मियों के लिए रेजिमेंट के बच्चे शब्द एक नए उपनाम के रूप में उभरा, जो धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया।
पॉल ने स्थानीय क्लर्कों को सैनिकों के परिवारों की सहायता करने का भी निर्देश दिया, विशेष रूप से उन सैनिकों के परिवारों की जो समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई में विकलांग हो गए थे या लापता हुए थे। इस उम्मीद में कि इससे सैन्य समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक युवा सेना में शामिल होने और अपने वतन की रक्षा करने के लिए आकर्षित होंगे। इसके अलावा लॉर्ड मैंशन की मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में प्रबंधक फिलिप से सलाह लेने के बाद उन्होंने सैनिकों के मासिक वेतन में 60% की वृद्धि कर दी। अब एक नया रंगरूप प्रति माह 500 तांबे के सिक्के कमा सकता था। उत्तर पश्चिम में जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह एक अच्छी खासी आई थी। चूंकि सेना भोजन, आवास और वस्त्र प्रदान करती थी, इसलिए सैनिक अपना पूरा वेतन बचा सकते थे या रसद विभाग के माध्यम से उसका कुछ हिस्सा सीधे अपने परिवारों को भेज सकते थे। सेना के विस्तार के बाद उसमें होने वाली धोखाधड़ी और सैनिकों के शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रसद विभाग द्वारा सैनिकों या उनके परिवारों को सीधे वेतन वितरित किया जाने लगा, जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। उस समय सेना भर में काम के प्रति कृतज्ञता की व्यापक भावना थी। जुलाई के महीने के अंत में वेस्ट झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक विशाल क्षेत्र में एक ऊंचा स्मारक और एक भव्य इमारत बनकर तैयार हुई। स्मारक पर सदा स्मरण शब्द कीन किए गए थे और भव्य इमारत के प्रवेश द्वार पर वीरों का गिरजाघर लिखा हुआ था। कई आपत्तियों के बावजूद पॉल ने इसे बनवाने पर जोर दिया। कीमती पत्थरों और सामग्रियों से निर्मित होने के कारण इस पर वास्तव में काफी खर्च आया। हॉल में अदा सेना के उन सभी सैनिकों के नाम, मूल स्थान और जीवन की कहानियां प्रदर्शित की गईं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो उस घात में मारे गए थे जिसमें ओल्ड ब्रेमेन की जान चली गई थी। इसके पूरा होने के दिन लॉर्ड मैनर ने हॉल के सामने एक गंभीर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें शहीद सैनिकों के परिवारों को आमंत्रित किया गया। इस शोकपूर्ण वातावरण ने कई लोगों को रुला दिया, विशेषकर सैनिकों को, जिनमें से कई खुद हुए। उन्होंने अपने साथियों के बलिदान पर शोक व्यक्त किया और पॉल की दृढ़ता से प्रभावित हुए। सदियों से उच्च पदस्थ जनरलों और वीर योद्धाओं को पीढ़ियों तक सम्मानित किया जाता रहा था, लेकिन इन साधारण सैनिकों को कौन याद रखता था? अनगिनत गुमनाम सैनिक युद्ध के मैदान में शहीद हो गए और उनके परिवारों के गुजर जाने के साथ ही उन्हें बुला लिया गया। उनकी यादें इतिहास की लंबी धारा में विलीन हो गईं। लेकिन अब से जब तक यह इमारत खड़ी रहेगी, इन साधारण सैनिकों के नाम भी आने वाली पीढ़ियों द्वारा जाने जाएंगे और उन्हें याद किया जाएगा। स्मृति समारोह के दौरान फादर मॉरिसन, फादर एंडरसन और डीन लियोनार्ड ने प्रार्थना समारोह की अध्यक्षता की और भिक्षुओं को प्रकाश के भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, यह आशा करते हुए कि बलिदान किए गए सैनिक स्वयं भी सुखी और धन्य जीवन व्यतीत करेंगे। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई भी व्यक्ति निम्न श्रेणी के सैनिकों को इतना महत्व दे। बुरे दिन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या युवा काउंट, जैसा कि मॉरिसन ने कहा था, सचमुच प्रकाश के देवता द्वारा दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए भेजा गया दूत था। स्मृति सभा के कुछ दिनों बाद दो लोग धीरे धीरे घोड़ों पर सवार होकर लेखा टाउन से बाहर निकल गए। फर्गस, क्या तुमने वाकई जाने का फैसला कर लिया है? ब्राइस ने अपने पुराने दोस्त की ओर देखा और उसे मनाने की आखिरी कोशिश की। उसके मित्र फर्गस ने सिरहिलाते हुए कहा, काउंट की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और वो स्पष्ट रूप से एक मजबूत सेना बनाना चाहता है। उसके नए नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं आरामदेह जीवन जीने का आदी हूं और अचानक इन सभी सख्त नियमों के अनुकूल होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ब्राइस ने बेबसी से जवाब दिया, ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ब्राइस के अच्छे दोस्त फर्गस दयालु और सीधे साधे स्वभाव के थे। दोनों की आपस में खूब बनती थी। पॉल के सुधारों के बाद फर्गस ने एक कंपनी के कमांडर के रूप में कार्य किया और समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी एकमात्र कमी उनका लापरवाह स्वभाव था। सख्त सैन्य अनुशासन से जूझते हुए उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया। नए सैन्य नियमों के अनुसार सामान्यतः इसके लिए कड़ी से जानी चाहिए थी। हालांकि ये देखते हुए कि बहुत ब्रेमेन के शूरवीरों में से एक था और उसके कई गुण थे, पॉल ने पूर्ण ढंग से उसकी रिहाई की अनुमति दे दी। उन्होंने ब्राइस से कहा, मैं अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने और एक धनी जमींदार के रूप में चिंतामुक्त जीवन जीने की योजना बना रहा हूं, लेकिन अगर काम को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं निश्चित रूप से उनकी सहायता के लिए घोड़े पर सवार होकर आऊंगा। ब्राइस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। और कुछ? फर्गस ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मैं भूल ही गया था, अगर तुम मुझे पीने के लिए बुलाओगे तो मैं बिना सोचे समझे घोड़े पर सवार होकर आ जाऊंगा। अब बात बनी, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बेहतर शराब कौन पीता है। दोनों दिल खोलकर हंसे। तो अपना ख्याल रखना, अगली बार साथ में बढ़िया ड्रिंक करेंगे, जरूर। उन्होंने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और ब्राइस पुल के किनारे खड़ा होकर अपने दोस्त को सूर्यास्त की ओर जाते हुए देखता रहा। अध्याय 56 चांदनी रात में बातचीत। हेंसेल द्वारा याद दिलाए जाने के बाद पॉल ने कृषि विकास रूपरेखा के कुछ हिस्सों में संशोधन किया और फिर प्रबंधक फोर्ड को आदेश दिया कि वह विशिष्टताओं का अध्ययन करने के लिए सरकारी अधिकारियों का एक समूह इकट्ठा करे। अपने क्षेत्र में अनाज उत्पादन बढ़ाने की काउंट की उत्सुकता एक सकारात्मक कदम था, जिसका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जल्द ही कई मसौदा नियम तैयार किए गए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे भूमि समीकरण को बढ़ावा देना, 4 खेतों वाली फसल चक्र प्रणाली को प्रोत्साहित करना, कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए विभिन्न गांवों और कस्बों में कृषि समूह की स्थापना हेतु क्लर्कों की तैनाती, स्थानीय जल संरक्षण स्थितियों का निरीक्षण करने और समय पर मरम्मत के लिए जागीरदार के महल को रिपोर्ट करने हेतु विशेषज्ञों को भेजना और लद्दाख क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में जनसंख्या की जनगणना कराना। लेखा कस्बे में लोहारों और बढ़इयों का एक समूह इकट्ठा हुआ, जिन्होंने कृषि उपकरण बनाने के लिए एक कार्यशाला स्थापित की। काउंट को कार्यशाला शब्द पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं लगा, इसलिए उन्होंने स्वयं इसका नाम बदलकर कृषि मशीनरी कारखाना रख दिया। इसी प्रकार उन्होंने कागज बनाने की कार्यशाला का नाम बदलकर कागज मिल और मिट्टी के बर्तन बनाने की कार्यशाला का नाम बदलकर मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना कर दिया। पॉल प्रतिदिन कृषि मशीनरी कारखाने का दौरा करते थे और कारीगरों के साथ मिलकर अपनी अतीत की यादों से प्रेरित होकर 18वीं शताब्दी के कृषि उपकरणों को फिर से तैयार करते थे। दासों की मुक्ति की तैयारी में फादर मॉरिसन को कुछ शिक्षकों और सांस्कृतिक रूप से साक्षर छात्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रचार दल बनाया जा सके, जिसकी शुरुआत बेस आदमी के उपस्थित लोगों से की जाए ताकि दास विरोधी संदेशों को सूक्ष्म रूप से उनमें समाहित किया जा सके। इसमें दास मालिकों की क्रूरता और दासों की दुर्दशा को दर्शाने वाले नाट्य प्रदर्शनों का आयोजन करना और धर्मग्रंथों और निर्धारित ग्रंथों से उद्धरण देकर यह घोषित करना शामिल था कि दास किस प्रकार ईश्वर की शिक्षाओं का उल्लंघन करती है। प्रकाश के स्वामी के एक धर्मनिष्ठ अनुयायी और सेवक के रूप में जिनकी आस्था उत्कृष्ट स्तर की थी, फादर मॉरिसन ने गुलामी को समाप्त करने के काम के इरादे का तहे दिल से समर्थन किया और प्रचार की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन विचार विमर्श किया। इसके तुरंत बाद लेखा टाउन में स्थित प्रचार दल ने फादर मॉरिसन की धार्मिक पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए लॉर्ड ऑफ लाइट का झंडा फहराने के लिए पूरे लद्दाख क्षेत्र में व्यापक अभियान शुरू किया, जिससे कुछ हस्तक्षेप और बाधाएं कम हो गईं। यहां तक कि नॉर्थ शोर मठ के एकांत प्रिय मठाधीश लियोनार्ड भी चर्च के सिद्धांतों के अनुरूप समानता का संदेश फैलाने वाली इस टीम से अवगत हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि अभियान में शामिल कुछ लोग पूर्व भिक्षु थे, तो उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे इन युवकों ने अपने एकांत जीवन को त्यागने के बावजूद भगवान की शिक्षाओं को नहीं भुलाया था। एक बार लियोनार्ड ने फादर मॉरिसन से संपर्क किया और एक गहन बातचीत के बाद, हालांकि उन्हें मॉरिसन की चालाकी पसंद नहीं थी, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बात वाली सिद्धांत की समझ प्रभावशाली थी। लियोनार्ड ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या इसे काउंट ब्रेमेन नाराज नहीं हो जाएंगे? आखिरकार पॉल ब्रेमेन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दास मालिक था, जिसके पास अन्य सभी जमींदारों के कुल दासों से कहीं अधिक दास थे। मॉरिसन हंस पड़ा और दूसरों को एक विदा कर दिया कि वह काउंट के निर्देश पर काम कर रहा था, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष चिंताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से परहेज किया था। लियोनार्ड को झटका लगा, उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने पहले पॉल पर जादू टोना करने का संदेह किया था और उसकी विनतियों को ठुकरा दिया था। चर्च की स्थापना के समय से ही समानता एक प्रमुख सिद्धांत रहा है, जो इसकी व्यापक लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है। लेकिन उच्च पादरियों के भ्रष्टाचार और पतन तथा धर्मनिरपेक्ष वर्ग के साथ उनकी मिलीभगत के कारण ये नारा मात्र एक नारा बनकर रह गया था। लियोनार्ड ने अपनी क्षमता के अनुसार गुलामी को समाप्त करने में सहायता करने की पेशकश की, जिसके चलते मॉरिसन ने मठ से कुछ और भिक्षुओं को भर्ती किया। अल्पविराम क्विल फोर्स अंततः विदा हो रहे थे। लद्दाख क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए व्यापक भ्रमण किया था। जाने से पहले उन्होंने पॉल को विदाई देने के लिए लेखा टाउन का दौरा किया। शाम को पॉल ने महल में क्विल और उसके साहसिक दल के मनोरंजन के लिए एक भोज का आयोजन किया और क्विल से अनुरोध किया कि वह मार्कस फोस्टर को अपना सामान रख करे और फोस्टर परिवार के साथ व्यावसायिक साझेदारी स्थापित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करे। क्विल ने सहर्ष सहमति व्यक्त की। हेंसेल जो रात्रि भोज में मौजूद था, ने क्विल के समूह के साथ दक्षिण की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर युवा फोस्टर ने खुशी खुशी सहमति दे दी। रात के खाने और मनोरंजन कक्ष में कुछ देर ताश खेलने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन बिस्तर पर लेटा हुआ पॉल बेचैन और नींद से वंचित था। हाल ही में उसका दिमाग मनमौजी योजनाओं से भरा हुआ था, जिसके चलते वह धीरे धीरे रात भर जागने वाला बन गया था। पॉल को ताजी हवा की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उसने अपने कपड़े पहने और गलियारे में टहलने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकल आया। वहां उसने हरे बालों वाली लड़की को खिड़की के सामने खड़े होकर चांद को निहारते हुए विचारों में डूबी पाया। चांदनी ने उसे घेर रखा था, जिससे उसके चारों ओर एक अलौकिक सुंदरता बिखर रही थी। उन्होंने उनका अभिवादन करते हुए कहा, शुभ संध्या मिस लारी। चौंककर विद्वान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे युवा स्वामी दिखाई दिए। उसने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से उत्तर दिया, शुभ संध्या काउंट। पॉल ने पूछा, क्या तुम कल घर लौटने को लेकर उत्साहित हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसकी बड़ी विद्वान टोपी के नीचे छाया में छिपा हुआ था, उसके भावों को समझना संभव था। असहज महसूस करते हुए पॉल ने सोचा कि उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह परेशान नहीं होना चाहती। उस दिन जंगल में काले धब्बे वाले बाघ से निपटने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आपके बिना मेरा शायद बहुत बुरा हाल हो जाता। आभार व्यक्त करने और जाने के लिए मुड़ने के बाद उसने किसी और बात के बारे में पूछा, शहर के केंद्र में प्रतिभा भर्ती का जो फरमान जारी किया गया है, क्या वह नहीं लगाया था? उसके सवाल से आश्चर्यचकित होकर उसने पुष्टि की, जी हाँ मिस लारी, क्या आप यहाँ काम करने में रुचि रखती हैं? उसने अपना सिर हिलाया, जिसकी पॉल को उम्मीद थी, क्योंकि सुदूर उत्तर पश्चिम और समृद्ध दक्षिण के बीच काफी अंतर था।
उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जिसे किसी की पृष्ठभूमि या वंश की परवाह न हो। यहाँ तक कि अधिक प्रबुद्ध दक्षिणी देशों में भी इन कारकों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है। पॉल ने उत्तर दिया, मुझे ऐसी बातों की कभी ज्यादा परवाह नहीं रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई निम्न वर्ग का कुलीन है या आम आदमी। यहाँ तक कि एक दास भी यदि सक्षम हो तो उसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। वह फिर चुप हो गई। जैसे ही पॉल जाने वाला था, उसने धीमी आवाज में पूछा, बाकी लोगों का क्या? अन्य, आपका क्या मतलब है? पॉल असमंजस में था। जैसे वे लोग जो दूसरों से स्वाभाविक रूप से भिन्न होते हैं, सामाजिक स्थिति के संदर्भ में नहीं। वह हिचकिचाती हुई दिखी, फिर बोली, वे लोग जिन्हें आम लोग अमानव मान सकते हैं। पॉल ने पूछा, लेकिन आपके लहजे से तो ऐसा लगता है कि आप इन विशेष समूह को अभी भी इंसान ही मानते हैं, है ना? उसने सिर हिलाया, मिस लारी, हमारे यहाँ एक कहावत है जो जानवर गधे जैसा दिखता है, गधे की तरह चलता है और गधे की तरह रहता है, वह गधा ही होता है। इस उपमा पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि यह उसके लिए पहली बार था। उसकी मुस्कान से उत्साहित होकर पॉल ने आगे पूछा, क्या वे इंसानों जैसे दिखते हैं? उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्या वे इंसानों की तरह बोलते हैं? उसने फिर सिर हिलाया। क्या वे रिश्तेदारी और दोस्ती को महत्व देते हैं? उसने अभी भी सिर हिलाया। क्या वे कानून का पालन करते हैं? इस बार उसने सिर हिलाने के बजाय कहा, आम लोगों की तरह उनमें भी अच्छे और बुरे लोग हैं। पॉल ने ताली बजाते हुए कहा, अच्छा, तो मैं अच्छे लोगों का स्वागत करूंगा और बुरे लोगों को पकड़ लूंगा। ये सुनकर उसने पॉल को ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद उसने थोड़ा झुककर कहा, लॉर्ड ब्रेमेन, ईश्वर करे सौभाग्य और कृपा सदा आपके साथ रहे। इतना कहकर लारी मुड़ी और अपने कमरे की ओर चली गई। पॉल को रियाली में अकेला छोड़कर, जो उस रात की विचित्रता पर विचार कर रहा था। एक दूसरी दुनिया में इस्पात, बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C57 मदद के लिए पुकार। अध्याय 57 मदद के लिए पुकार। कृषि संबंधी कई अध्यादेशों की घोषणा के बाद से पॉल ब्रेमेन एक व्यस्त और संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे विभिन्न स्थानीय अधिकारियों से कृषि संघों की निर्माण रिपोर्टों की समीक्षा करते थे और कभी-कभी निरीक्षण के लिए लेखा उनके पास के गांवों की यात्रा करते थे। लॉर्ड मेलॉन गैनार और बेलिंग द्वारा भेजा गया एक पत्र इस दिनचर्या को बाधित कर गया, जो उनका बचपन का दोस्त भी था। ये पत्र लंदन में उत्पादित एक नए प्रकार के कागज पर लिखा गया था। पॉल को पत्र को छूते हुए गर्व का अनुभव हुआ। उनके द्वारा आविष्कार किया गया कागज धीरे-धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा था। पहली नजर में सामग्री सामान्य सी लग रही थी, जिसमें हार्दिक शुभकामनाएं दी गई थीं और उनके क्षेत्र से जुड़ी मनोरंजक घटनाओं का वर्णन किया गया था। हालांकि कुछ वाक्य बनावटी थे, जिससे पॉल को थोड़ी असहजता हुई। सच में इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसे किसी ऐसे बच्चे ने लिखा हो जो अभी लिखना सीख रहा हो। काउंट पॉल ने अपना सिर हिलाया और अपने बचपन के दोस्तों के लिए गंभीरतापूर्वक आलोचना की। एक पल रुको, पॉल ने सोचा। उसे याद था कि वे पहले भी पत्र व्यवहार कर चुके थे और उसका दोस्त लिखने में इतना खराब नहीं था। जब तक कि बस स्थिति न हो, वह जल्दी से अपने बेडरूम में वापस गया और अपने सामान में तब तक खोजता रहा जब तक उसे वह चीज नहीं मिल गई जो उसे याद थी। एक डिब्बा जिसमें अनियमित रूप से व्यवस्थित आयताकार छेदों वाले कई पतले लकड़ी के टुकड़े थे। ये वह कोड था जिस पर वह और मेलॉन सहमत हुए थे, जिसका इस्तेमाल वे अपने पत्रों में ऐसे संदेश छिपाने के लिए करते थे जिन्हें केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। ऐसे संदेश जैसे, कल रात फिर से मार पड़ी, पिताजी अत्याचारी हैं, मैंने चुपके से बटुए की शराब फेंक दी, उसका हैरान चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, या आज मैंने पिताजी को नौकरानियों के पीछे ऐसी चीजों को छुपे देखा जो अगर उनके माता-पिता देख लें तो मुसीबत खड़ी कर देंगी। एक सांकेतिक संदेश लिखने के लिए वे कागज के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रखते थे और छेदों में शब्द लिखते थे, फिर उस टुकड़े को हटा देते थे और बाकी जगह को एक स्थान में अन्य शब्दों से भर देते थे, जिसे देखने में एक साधारण पत्र जैसा दिखता था। हालांकि इसके परिणामस्वरूप वाक्य कुछ हद तक असंबद्ध हो जाते हैं या संदर्भ आपस में संबंधित हो जाते हैं, जो किसी बाहरी व्यक्ति को विचित्र लग सकते हैं। एक ही तरह के पैटर्न को पहचानने से रोकने के लिए उन्होंने लकड़ी के ऐसे कई टुकड़े बनाए, जिनमें से प्रत्येक में छेदों की अलग-अलग व्यवस्था थी। लेखक बेतरतीब ढंग से एक अंश चुनता था और प्राप्तकर्ता को संदेश समझ में आने तक प्रत्येक अंश को आजमाना पड़ता था। नदी में गिरने वाला झूमर ये वाला नहीं, बटन नाइफ फॉलिंग फायर ये भी नहीं। स्वादिष्ट चूहा गड्ढे में गिर गया, चलो दूसरा आजमाते हैं। पॉल ने पत्र पर प्रत्येक टुकड़े को रखकर गुप्त संदेश को समझने का प्रयास किया। 9 सफल प्रयासों के बाद 10वें टुकड़े से एक सुसंगत वाक्य सामने आया। मैंने बटन की बातचीत सुनी, पिताजी की हत्या कर दी गई है, अब वे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मदद करो। वाक्य का बाकी हिस्सा फिर से उलझ गया। कोडित संदेश में मौजूद भयावह जानकारी ने पॉल को झकझोर दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलतफहमी न हो, उसने शेष टुकड़ों की जांच की, लेकिन किसी से भी पहले टुकड़े जितना स्पष्ट संदेश नहीं मिला। पॉल का दिल बैठ गया, ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त एक जानलेवा साजिश में फंस गया है। पिता की हत्या कर दी गई थी, क्या ये वही चेतावनी नहीं थी जो हेंसल ने उल्ट बना के आपस में डूबने से हुई मौत के बारे में दी थी? पॉल को एक साजिश का संदेह था, क्योंकि उल्ट बना के सुधारों ने उनके जागीरदारों के हितों को प्रभावित किया था, जिससे उनके स्वामी को खत्म करने की सामूहिक साजिश की संभावना बढ़ गई थी। अब मालूम द्वारा षड्यंत्रकारियों की बातें सुन लेने के बाद मामला कुछ प्रतीत होने लगा। अब समस्या ये थी कि मदद की गुहार मिलने पर क्या उसे अपने दोस्त को बचाना चाहिए या नहीं। काउंट पॉल दुविधा में था। एक और, यद्यपि दूसरी दुनिया से यादें वापस पाने से पहले उसके संबंध कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे, फिर भी वह मुसीबत में फंसे दोस्त को देखा करने की हद तक उदासीन नहीं था। उसे अभी अपने बचपन के खेल की याद आती थी। दूसरी ओर उनका क्षेत्र अभी सुधारों और उद्योगों की शुरुआत कर रहा था और वे बाहरी मामलों में शामिल नहीं होना चाहते थे। एक और कारण गैनार की प्रतिष्ठा थी। ब्रेमेन के बदनाम परिवार के विपरीत गैनार के अधीन बेलिंग एक वास्तविक काउंसिल था जिसके 5 जागीरदार थे, 2 विस्काउंट और 3 बैरन। यदि ये सभी षड्यंत्र में शामिल थे और उसने लापरवाही से हस्तक्षेप किया तो क्या वह उनके संयुक्त मोर्चे के खिलाफ जीत सकता था? पॉल ने पहले स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का फैसला किया। वह अपने शयनकक्ष से बाहर निकला और एक नौकर को बुलाकर निर्देश दिया, प्रबंधक हंसल को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ और जल्दी करो। बेलिंग की राजधानी पुतिया में एक आदमी धीरे से एक शराबखाने में दाखिल हुआ और बार में बैठ गया, जो उसे आदेश देते हुए बोला, बाकी पर कृपया एक मार्ग दीजिए। सराय के मालिक ने एक साफ गिलास मंगवाया, उसे पीछे से पूरा भर दिया और तुरंत परोसते हुए कहा, आनंद लीजिए। कुछ घूट पीने के बाद ग्राहक ने मालिक के साथ पश्चिम में समुद्री डाकुओं के आक्रमण से लेकर दक्षिण में जागीरदारों के विरोध तक के विषय पर व्यापक बातचीत शुरू कर दी। दूसरा राउंड ऑर्डर करते समय उसने लापरवाही से पूछा, ऐसा लगता है कि यहाँ समुद्री डाकुओं का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन सड़कों पर इतने सारे सैनिक क्यों हैं? मालिक ने बेपरवाही से जवाब दिया, आप बाहर से आए हैं, है ना? बेलिंग के कई बैरन और विस्काउंट यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके निजी सैनिक सड़कों पर हर जगह मौजूद हैं। क्या कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है? शाही आदेश पर काउंट जूनियर गनार के नेतृत्व में सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भेजा गया है। उनके जागीरदार दावा करते हैं कि वे सामंतों की सुरक्षा और बुतिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ आए हैं। उफ। मालिक के आखिरी शब्द हमसे ग्राहक की दिलचस्पी बढ़ गई, जिससे किसी गहरी कहानी का संकेत मिला। उसने धीरे से पूछा, आपके लहजे से लगता है कि इसमें कुछ और भी रहस्य है? मालिक ने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ग्राहक ने अपनी जेब में हाथ डाला और मेज पर कुछ फटकते हुए जोर से कहा, भुगतान करने का समय आ गया है। जब उसने अपना हाथ हटाया तो मेज पर एक चांदी का सिक्का पड़ा था, जिसकी कीमत 2 की कीमत से कहीं अधिक थी। मालिक ने सराय पर झटपट नजर डाली, जहां कोने में केवल 2 अन्य ग्राहक बैठे थे, जिनके उन्हें देखने की संभावना नहीं थी। उसने झट से चांदी का सिक्का अपनी जेब में रख लिया। जब ग्राहक जाने के लिए खड़ा हुआ तो मालिक ने कहा, हमारे पास हमारी खास घर में बनी बियर भी है, क्या आप कुछ और गिलास पीना चाहेंगे? ग्राहक के होठों पर मुस्कान आ गई और वह वापस बैठ गया। तो मैं आपकी खास ड्रिंक चखूंगा, अगर अच्छी लगी तो फिर आऊंगा। उसने बार पर हाथ मारा, जिससे उसकी उंगलियों के बीच एक और चांदी का सिक्का दिखाई देने लगा। मालिक एक बड़ा गिलास बियर लेकर आया। ग्राहक ने अपना दाहिना हाथ मेज पर ही रखते हुए बाएं हाथ से बियर पीना शुरू कर दिया। मालिक ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या आपने कुछ साल पहले काउंट गनार के बारे में सुना था? उसने अपने जागीरदारों की जमीनें जब्त करने की योजना बनाई थी, जिससे उसके कई दुश्मन बन गए थे। ग्राहक ने सहमति में सिर हिलाया, फिर काउंट डूब गया, लेकिन उसकी मौत बहुत संदिग्ध थी। मुझे ये बात पक्के तौर पर पता है कि काउंट बचपन से ही बेहतरीन तैराक था। आश्चर्यचकित होकर ग्राहक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपका मतलब यह है कि उसके सामंतों ने उसकी हत्या की? मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तुम्हारा अनुमान है, मेरा नहीं। ग्राहक ने और पूछताछ की, आगे क्या हुआ? इसका सड़कों पर तैनात निजी सैनिकों से क्या संबंध है? आसपास का जायजा लेने के बाद मालिक ने आगे कहा, काउंट की मृत्यु के बाद उनके बेटे मेलॉन को उपाधि विरासत में मिली, लेकिन तब से युवा काउंट शायद ही कभी घर से बाहर निकलते हैं। वे पहले बहुत मिलनसार थे, अक्सर रजा जाकर ब्रेमेन परिवार के युवा मालिक के साथ खेलते थे और अचानक वे एकांत प्रिय हो गए। ग्राहक ने अपनी बियर की चुस्की लेते हुए कहा, अब बुतिया में एकत्रित बनाते कई जागीरदार उसके रिश्तेदार हैं। काउंट का केवल एक ही बेटा है और उसके सैनिक आसपास नहीं है। फिर वह रुक गया और अपनी बात को स्पष्ट छोड़ दिया। अपना गिलास नीचे रखते हुए ग्राहक ने पूछा, अगर युवा गनार को कुछ हो जाता है तो क्या उपाधि किसी जागीरदार के हाथ में चली जाएगी? मालिक ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो अभी भी तुम्हारा अनुमान है, मुझे बस इतना ही पता है। अपना पे समाप्त करने के बाद ग्राहक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चमकदार चांदी का सिक्का बार पर ही छोड़ दिया। यहाँ की बियर बहुत बढ़िया है, मैं जरूर वापस आऊंगा। ये कहकर वह इत्मीनान से सराय से बाहर निकल गया। एक दूसरी दुनिया में इस्पात, बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C58 रणनीति पर चर्चा। अध्याय 58 रणनीति पर चर्चा। संकट पत्र मिलने के 2 दिन बाद खुफिया निदेशक सेसिल ने लॉर्ड पॉल के सामने बेलिंग की स्थिति और अपने विश्लेषण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की।
पत्र पढ़ने के बाद पॉल की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त सचमुच खतरे में है। अब नजरबंद है और गद्दारों द्वारा लूट का माल बांटने और अपने दुर्भाग्यपूर्ण पिता की तरह किसी दुर्घटना का नाटक रचने के लिए उपयुक्त जुनून का इंतजार कर रहा है। सेसिल ने पूछा, यदि आप काउंट बेनार्ड को बचाना चाहते हैं तो मैं बेल में सभी उपलब्ध कर्मियों को तैनात कर सकता हूं और देशद्रोहियों की पूरी तरह से जांच कर सकता हूं। पॉल ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, उसे बचाना है या नहीं, इस पर दूसरों से चर्चा करनी होगी। लेकिन पहले जानकारी जुटाना हमेशा अच्छा होता है। अभी के लिए किसी को भेजो। आधे दिन बाद पॉल ने शीर्ष सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को अपने महल में बुलाया और उनके सामने मेलॉन की मदद की गुहार रखी। हालांकि जागीरदारों द्वारा अपने स्वामियों को उखाड़ फेंकने की साजिशें आम नहीं थी, लेकिन ऐसा होना चुनावी नहीं था। उदाहरण के लिए ऐसी अफवाह थी कि पड़ोसी राज्य के कैंट परिवार ने संदिग्ध तरीकों से अपनी काउंटी हासिल की थी, इसलिए किसी ने भी इस पर ज्यादा हैरानी नहीं जताई। जैसे ही पत्र सबके बीच प्रसारित हुआ, चिंतित काउंट सोचने लगा, अगर मेरे भविष्य के सुधार यहाँ मौजूद लोगों के हितों से करते हैं तो क्या वे मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। सोच में डूबे हुए स्टीवर्ट फोर्ड ने पूछा, आप इस पत्र से कैसे निपटेंगे। पॉल ने जवाब दिया, सेसिल ने गद्दारों की जांच के लिए बिल्डिंग में पहले ही किसी को भेज दिया है, लेकिन मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि माल को तुरंत बचाया जाए या नहीं। अगर हम उसे बचाते हैं तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, इसलिए मैं इस बारे में सभी से चर्चा करना चाहता था। ब्राइस ने मेज पर हाथ रखा, काउंट बेनार्ड तुम्हारा बचपन का दोस्त और कसम खाया हुआ भाई है। अगर तुम उसकी अनदेखी करोगे तो लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। ब्राइस के सार्वजनिक रूप से दिए गए सीधे साधे बयान ने पॉल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। पॉल थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे नहीं बचाऊंगा, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं पर विचार करना होगा, इसलिए मैंने इस चर्चा के लिए बुलाया है। शपथबद्ध भाइयों की अवधारणा प्राचीन काल में शपथबद्ध भाई बहनों के समान थी। मार्लोन और पॉल जो बचपन से ही आपस में अच्छे संबंध रखते थे, अपनी माताओं की व्यवस्था के तहत शपथबद्ध भाई बन गए। पॉल अपनी उन माताओं के बारे में सोच रहा था जिनका निधन जल्दी हो गया था और वही जीवन में अपनी मां का चेहरा याद करने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्टुअर्ट फोर्ड को ये देखकर राहत मिली कि वह लॉर्ड समुद्री डाकू पर अपनी जीत के घमंड में अंधा नहीं हुआ था, न ही उसने जल्दबाजी में एक ऐसा युद्ध शुरू किया जिसे जीता नहीं जा सकता था। इसके बजाय उसने सभी पहलुओं पर विचार किया और सामूहिक परामर्श किया, जिससे एक लॉर्ड के रूप में उसकी दक्षता प्रदर्शित हुई। अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए फोर्ड ने कहा, अपने शपथधारी साथी को छोड़ना वाकई अनुचित है और अफवाहें आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं, लेकिन हम लापरवाही नहीं बरत सकते। याद रखिए, लॉर्ड बेनार्ड अभी भी उनके कब्जे में है। और पत्र से ऐसा लगता है कि गद्दारों को यह एहसास नहीं हुआ है कि उनकी साजिश उजागर हो चुकी है। अगर हम परिणाम की परवाह किए बिना खुलेआम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा अगर हम उन्हें घेर लें और बेनार्ड को नुकसान पहुंचा दें। पॉल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। फोर्ड ने आगे कहा, मेरे पास एक सुझाव है। आपका जन्मदिन नजदीक आ रहा है और आप उत्तर पश्चिम के कुलीनों के एक सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेज सकते हैं। ओह, पॉल तो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच अपना जन्मदिन ही भूल गया था। मैं खुद बुकिया में बेनार्ड को निमंत्रण पत्र दूंगा। हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आपके शपथ लिए हुए भाई होने के नाते उसे हर हाल में आपके जन्मदिन पर आना होगा, चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो। अगर वह नहीं आता तो यह बहुत ही सामान्य बात होगी। अगर गद्दारों को अभी भी इस बात का पता नहीं है कि बेनार्ड उनकी साजिश को जानता है तो उनके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम पॉल को बात समझ में आने लगी थी। स्टुअर्ट फोर्ड ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सुझाव दिया, एक बार काउंट बेनार्ड हमारे क्षेत्र में आ जाए तो काम आसान हो जाएगा। हम उसके नाम पर एक घोषणा जारी कर सकते हैं जिसमें आसपास के सरदारों से विद्रोह को दबाने का आह्वान किया जाएगा। पॉल ने सहमति में ताली बजाई, यही योजना है। शायद मुझे भी वहां जाना चाहिए। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से आपत्ति जताई। आपको स्वयं को खतरे में नहीं डालना चाहिए, मेरे स्वामी। अगर गद्दारों को कुछ पता चल जाए तो क्या होगा। पॉल ने अनिच्छा से इस विचार को त्याग दिया। कुछ ही देर में प्रबंधक फोर्ड बुकिया के निमंत्रण लेकर रवाना हो गया, जबकि पॉल आगे होने वाले संभावित युद्ध की तैयारी में जुट गया। कारीगरों की निरंतर भर्ती और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के साथ आग्नेयास्त्र निर्माण टीम बढ़कर 30 लोगों की हो गई थी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप अल्दा सेना के पास अब 4 बंदूकें थीं। इस संख्या ने पॉल को निरंतर गोलाबारी बनाए रखने के लिए एक साथ कई गोलियां चलाने जैसी रणनीति के साथ प्रयोग करने की अनुमति दी। हालांकि पॉल को इस बात का अफसोस था कि फ्लिंटलॉक मस्कट की तकनीक चुनौतियां आंसू ही रही। सबसे पहले स्प्रिंग का निर्माण करना कठिन था। हालांकि यह संभव नहीं था, लेकिन सफलता दर बहुत कम थी और थोड़ी कमजोर स्प्रिंग से चिंगारी उत्पन्न नहीं होती थी। अगर आग लग भी जाती तो भी बारूद की समस्या बनी रहती। प्रायोगिक फ्लिंटलॉक मस्केटों को ट्रिगर दबाने से लेकर फायर करने तक 3 सेकंड से अधिक का समय लगता था, क्योंकि फ्लिंटलॉक से केवल कुछ ही चिंगारियां निकलती थी। अगर बारूद धीरे-धीरे जलता तो पूरे चार्ज को प्रज्वलित करने में समय लगता और इतनी कम चिंगारियों के साथ कम संवेदनशीलता वाला बारूद तो बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं होता। हालांकि माचिस वाली और चकमक पत्थर वाली दोनों तरह की बंदूकों में बैरल में बारूद को प्रज्वलित करने के लिए एक छोड़ का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माचिस वाली बंदूकों में प्रणोदक की आवश्यकता काफी कम होती थी, क्योंकि इसकी मोटी जलने वाली डोरी बड़ी मात्रा में बारूद को जल्दी से प्रज्वलित कर सकती थी और तेजी से छोड़ने आग फैला सकती थी। इस समस्या को हल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बारीक पिसे हुए बारूद की आवश्यकता थी, लेकिन हाथ से पीसना बहुत ही अक्षम तरीका था। पॉल हर बार सैनिकों को अपनी लंबी माचिस की डोरियों से अभ्यास करते देखकर संतुष्ट हो जाता था। माचिस वाली तोपें मौसम से बहुत प्रभावित होती थी और बारूद के विस्फोट से माचिस की डोर निकल सकती थी, जिससे तोप चलाने वालों और आसपास के सैनिकों के बारूद में आग लगने का खतरा रहता था। इसलिए बंदूकधारियों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी, जिसके कारण फायरिंग लाइनें कम दूरी पर होती थीं और गोलाबारी कम समय होती थी। फिर भी 2 घटनाक्रमों ने पॉल को राहत दी। पहला था सॉकेट संगीनों का आविष्कार, जिससे मस्कटियरों को पाइपलाइनों से कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली। सौभाग्य से वर्तमान माचिस बंदूकें शुरुआती पृथ्वी मॉडलों जितनी बोझिल नहीं थी, जिससे संगीनों का उपयोग संभव हो गया। दूसरा आविष्कार नवविकसित कागज का उपयोग करके कारतूस गोला बारूद का था। शीशे की गोली और बारूद से भरे तथा नमी से सुरक्षा के लिए ग्रीस से सील किए गए कागज के कारतूसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। इससे गोला बारूद भरने की गति में सुधार हुआ और बारूद की मात्रा पर सटीक नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। अधिक मारक क्षमता के लिए 6 पाउंड की कांस्य तोपों के सफल प्रयोग ने उन्हें आज के सैन्य शस्त्रागार में शामिल कर दिया। अब तक 2 तोपें बनाई जा चुकी थी, साथ ही 4-4 पाउंड की तोपें भी। इन विशाल तोपों के अलावा पॉल ने मिंग राजवंश की टाइगर स्क्वाड तोप का एक संस्करण भी पेश किया। इस हल्की तोप का बैरल पतला था और इसकी शक्ति सीमित थी, जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 500 मीटर थी। हालांकि यह अत्यधिक गतिशील थी, जिसे केवल 2 सैनिक उठा सकते थे और यह घुमावदार प्रक्षेपण के साथ उच्च कोणों पर भी दाग सकती थी। बड़े लोहे के कीलों और आगे के बंदों का उपयोग करके इसे जमीन पर स्थिर किया जाता था और यह क्षति पहुंचाने के लिए छड़ या पत्थर के टुकड़े दागती थी। ढलवां लोहे से बनी होने के कारण यह अत्यंत किफायती थी। निकटवर्ती पैदल सेना सहायता हथियार के रूप में ये बात के मोटारों से मिलता जुलता था, इसलिए इस दुनिया में इसे सीधे मोटा नाम दिया गया था। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C59 जन्मदिन का निमंत्रण। अध्याय 59 जन्मदिन का निमंत्रण। जुलाई की भीषण गर्मी में बुधिया का छोटा सा कस्बा शाम को शांत हो गया। निवासी धीरे-धीरे दिन भर का काम खत्म करके रात के खाने के लिए जल्दी घर जाने लगे, जबकि अन्य ठंडी बियर का आनंद लेने के लिए शराबखानों में इकट्ठा हो गए। शहर के पश्चिमी द्वार पर पहरेदार कभी-कभी डूबते सूरज की ओर देखते थे, उत्सुकता से उसके अस्त होने का इंतजार करते थे ताकि बात बंद कर सकें और अपनी ड्यूटी बदल सकें। उन्होंने पश्चिम से धीरे-धीरे आती हुई एक बग्घी देखी, जिसके साथ कई घुड़सवार रक्षक चल रहे थे। इस समय किसी का शहर में प्रवेश करना सामान्य था, इसलिए रक्षकों ने आती हुई बग्घी को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि उस पर एक भयंकर अजगर वाला झंडा लहरा रहा था। गार्ड कप्तान ने प्रतीक चिन्ह को पहचान लिया, ये ग्रेमैन परिवार की गाड़ी का प्रतीक चिन्ह है। उसने तुरंत पास खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, जल्दी करो, मेरे घोड़े पर सवार होकर लॉर्ड रेंजरों को सूचना दो। ग्रेमैन ने किसी को भेजा है। सिपाही ने झटपट एक घोड़ा मंगवाया और शहर की ओर सरपट दौड़ पड़ा। कप्तान ने गाड़ी रोक दी और जोर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि अल्दा का कौन सा सरदार अंदर है? कोचवान ने घोड़ों को संभाला और सफेद बालों और दयालु चेहरे वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बैरन मैक्लीफोर्ड, अल्दा का सील रक्षक हूं। यहाँ काउंट बेनार्ड से मिलने और लॉर्ड पॉल के जन्मदिन की दावत का निमंत्रण देने आया हूं। कप्तान ने आदरपूर्वक कहा, कृपया मुझे आपके साथ स्वामी के महल तक चलने की अनुमति दें। ओल्ड फोर्ड मान गया और वापस गाड़ी में बैठकर कप्तान के पीछे-पीछे शहर की ओर चल दिया। बुधिया हवेली के प्रवेश द्वार पर 4 स्टीवर्ड फोर्ड का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा थे। सबसे आगे विस्काउंट एंजेलो खड़े थे, जो बिल्डिंग के स्टीवर्ड भी थे। उनके बाद विस्काउंट बैरन निमोस और बैरन लाउ थे। फोर्ड गाड़ी से उतरे और उन सभी का अभिवादन किया। कुछ देर औपचारिक बातचीत के बाद वे हवेली में प्रवेश कर गए। हॉल में प्रवेश करते ही बर्टन माइल्स ने आगे बढ़कर कहा, कृपया प्रतीक्षा करें सज्जनों, भोजन तैयार हो रहा है और इसमें कुछ समय लगेगा। जब वे हॉल में बैठे थे तब ओल्ड फोर्ड ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। 20 जुलाई को काउंट पॉल बेमेन का जन्मदिन है। मुझे उनके शपथधारी भाई काउंट लॉर्ड बेनार्ड को समारोह में आमंत्रित करने के लिए भेजा गया है। चारों रईस एक पल के लिए चुप रहे। फिर विस्काउंट एबट, जिनका पेट बियर के प्रति उनके लगाव को दर्शाता था, अंततः बोले, हम जन्मदिन के उपहार भेजेंगे, लेकिन लॉर्ड बेनार्ड के बारे में क्या? बेशक लॉर्ड बेनार्ड जाएंगे। तेज नजरों वाले दुबले पतले आदमी एंजेलो ने बीच में ही रोकते हुए कहा। बैरन लाउ की आंखों में क्षणिक संतोष की झलक और दूसरों की ओझल भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने आगे कहा, काउंट बेनार्ड अपने शपथधारी भाई से निमंत्रण पाकर रोमांचित होंगे। स्टीवर्ड फोर्ड मुस्कुराए, ये तो बहुत बढ़िया है। हालांकि वे इतने करीब रहते हैं, लेकिन सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। एंजेलो ने आंख भरते हुए कहा, वे कुछ महीने पहले पुराने लॉर्ड बेमेन के अंतिम संस्कार में मिल सकते थे। दुर्भाग्य से लॉर्ड बेनार्ड उस समय स्वस्थ थे। हमने उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि गंभीर माहौल एक बीमार व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। मैं काउंट की ओर से गया था।
फोर्ड ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अच्छा, अब आखिरकार फिर से मिल सकते हैं। काउंट कहाँ है? ओह, लॉर्ड बर्नार्ड जल्दी यहाँ होंगे। जब वे बात कर रहे थे तभी बर्टन माइल्स ने जोर से घोषणा की, काउंट बर्नार्ड आ गए हैं। हॉल में लगभग 16 वर्ष का एक थोड़ा मोटा सुनहरे बालों वाला लड़का दाखिल हुआ। पॉल के लगभग बराबर तक का वह लड़का बेलिंग का लॉर्ड और पॉल का शपथ लिया हुआ भाई मैं लॉर्ड बर्नार्ड था। स्टीवर्ट फोर्ड उनका अभिवादन करने के लिए तुरंत खड़े हो गए, जबकि मेलोन ने उन्हें सच होने का इशारा किया और फोर्ड द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नीचे शीर्ष पर बैठ गए। बैरन, बहुत समय हो गया। बेलिंग के लॉर्ड ने निमंत्रण पत्र खोलते हुए खुशी से कहा। फिर उन्होंने एंजेलो की ओर मुड़कर पूछा, अंकल एंजेलो, क्या मैं पॉल की जन्मदिन पार्टी में शामिल हो सकता हूँ? एंजेलो तुरंत खड़ा हो गया, बिल्कुल मेरे स्वामी। पढ़ाई और कर्तव्यों की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी अपने शपथ लिए हुए साथियों का जन्मदिन मनाना स्वाभाविक है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं कल बैरन के साथ रवाना हो जाऊंगा। उनसे मिले हुए काफी समय हो गया है। स्टीवर्ट फोर्ड ने सहमति जताते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है। साथ यात्रा करना हमेशा आसान होता है। अगर मेलोन ने ये सुझाव न दिया होता तो वह खुद ही यह सुझाव देते। मोटे ताजे व्यक्ति विस्काउंट एबर्ट बोलने ही वाले थे कि एंजेलो ने बीच में ही रोकते हुए कहा, बिल्कुल इस तरह से काउंट अपने दोस्त के साथ कुछ और दिन बिता सकते हैं। फोर्ड ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। उसने मालूम को अगले दिन अपने साथ चलने के लिए मनाने के लिए कई कारण तैयार कर लिए थे। बटलर ने घोषणा की कि खाना तैयार है और वे भोजन कक्ष में चले गए। मेलोन फोर्ड से एल्स के समुद्री डाकुओं के दमन अभियान के बारे में लगातार सवाल पूछता रहा, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति को हंसी आ रही थी। भोजन के दौरान फोर्ड ने पूछा कि एंजेलो के अलावा बर्नार्ड के अन्य जागीरदार भी बुद्ध में क्यों एकत्रित हुए थे। इसका जवाब यह था कि सामंतों की प्रत्यक्ष सेना पहले से ही बेलिंग के एकमात्र सैन्य रूप से अनुभवी जागीरदार बैरन के नेतृत्व में थी, जो विद्रोहियों से लड़ने के लिए राजकुमारी कैथरीन के साथ दक्षिण में गए थे। अन्य रईसों ने अपने सामंत की रक्षा करने और राजधानी में शांति बनाए रखने के लिए अपनी निजी सेनाएं ला रखी थी। बेलिंग में तैनात शाही आयोग के बारे में सभी का कहना था कि वह बैरन के साथ दक्षिण की ओर गए थे, लेकिन जल्द ही लौट आएंगे। रात के खाने के बाद फोर्ड को आराम करने के लिए एक अतिथि कक्ष में ले जाया गया और बैरन के 4 जागीरदारों ने मालूम को विदाई दी और अपने आवासों के लिए रवाना हो गए। हालांकि हवेली छोड़ने के बाद वे सभी एंजेलो के घर की ओर चल पड़े। तुम पागल हो एंजेलो, उस बच्चे को हमारे नियंत्रण से बाहर जाने देना। एबर्ट ने गुस्से में आकर एक गुप्त कमरे में एंजेलो का सामना किया। एंजेलो ने उसे ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। मैं क्या कर सकता था? फोर्ड के सामने उसे मना कर देता। वह बुरा आदमी तुरंत समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। एबर्ट ने गुस्से से दांत खींचते हुए चेतावनी दी, अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एंजेलो ने गुस्से से जवाब दिया, हम सब इसमें एक साथ हैं। अगर कुछ हुआ तो हमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। गलियों में पहले से अफवाहें फैल रही हैं कि मेलोन बर्नार्ड के खिलाफ साजिश रची जा रही है। साथ ही पुराना नाम भी है। उसे रिहा करने से हमारे संदेह दूर हो जाएंगे। एबर्ट अपनी बात पर अड़े रहा, जिसके चलते एंजेलो के साथ उसकी तीखी बहस हो गई। शेष दो लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे विस्तांतों के विवाद में हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C60 दृढ़ निर्णय। अध्याय 60 दृढ़ निर्णय। अगले दिन मेलोन बर्नार्ड परिवार की गाड़ी में सवार हुए और प्रबंधक फोर्ड के साथ बुद्ध से लेकर हाटटाउन के लिए रवाना हो गए। पूरी यात्रा के दौरान मालूम बेहद घबराया हुआ था। बेलिंग से निकलकर रजा के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही वह थोड़ा शांत हुआ। जागीरदारों की साजिश से वाकिफ मालूम शंकालु और भयभीत हो गया था। पिछली रात उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए काफी मशक्कत की थी। स्टीवर्ट फोर्ड लगातार उसे दिलासा देता रहा, जिससे उसे कुछ राहत मिली। लेखा टाउन पहुंचकर और लॉर्ड मैनर के द्वार पर पहुंचे ही मेलोन तुरंत गाड़ी से कूद गया और लगभग दौड़ते हुए महल की ओर भागा। वहां उसने देखा कि पॉल हॉल में उसका इंतजार कर रहा है। मालूम को जहाज से उतरते देख पॉल ने सोचा, लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तभी मालूम ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। मेरे प्यारे भाई, मुझे तो लगभग लगा ही था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेलोन ने पॉल को कसकर पकड़ते हुए सिर कहा। पॉल तुरंत खुद को छुड़ाने नहीं गया। उसने अपने दोस्त को अपना गुस्सा निकालने दिया। महज 16 साल की उम्र में मालूम ने अपने पिता के अलगाव और उसके बाद उनकी मृत्यु का सामना किया था और फिर अपने जागीरदारों के विश्वासघात का भी सामना किया था। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह एक क्रूर नियति थी। पॉल ने मेलोन के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मेरे साथ यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेलोन के अपनी भड़ास निकालने के बाद पॉल ने पिछली रात की स्थिति को समझने के लिए स्टीवर्ट फोर्ड से बात की। फिर वह मेलोन को अध्ययन कक्ष में ले गया ताकि बहुत से साजिश का पता लगाने की पूरी कहानी सुन सके। उस रात मेरे लिए छोड़े गए दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना ताबीज अध्ययन कक्ष में ही छोड़ आया हूँ। यह मेरी मां की निशानी थी जिसे मैं हर रात पहनता था। इसलिए मैं उसे लेने के लिए अध्ययन कक्ष में वापस गया और तभी मैंने स्टीवर्ट एंजेलो और बर्टन माइल्स को दबे स्वर में बात करते हुए सुना। अध्ययन कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं ये जानने की उत्सुकता में धीरे-धीरे पास गया कि मेरी अनुपस्थिति में वे क्या कहेंगे। मैंने जो सुना वह चौंकाने वाला था। सबसे पहले बर्टन माइल्स ने कहा कि हमारे आजकल बहुत आज्ञाकारी रहे हैं और इन दस्तावेजों की लगन से समीक्षा कर रहे हैं। तभी स्टीवर्ट एंजेलो अजीब तरह से हंसे और बोले, इन दस्तावेजों को बनाने में हमने जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। मुझे बनाने के शब्द से हैरानी हुई। क्या ये सभी दस्तावेज नकली थे? एंजेलो के अगले शब्दों ने मेरे संदेह की पुष्टि कर दी। उसने कहा, सोचो, अगर उसे पता चल जाए कि हमने ये सब उसे घर पर व्यस्त रखने के लिए रचा है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो पागल हो सकता है। फिर बर्टन ने व्यंग्य करते हुए कहा, युवा मालिक सचमुच खुद को एक मेहनती और सक्षम स्वामी समझते हैं। उन्हें कुछ और समय तक इसी सपने में जीने दो। मेलोन, जो स्पष्ट रूप से व्याकुल था, मुश्किल से बोल पा रहा था। पॉल, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यह सुनकर मुझे कितना दुख हुआ? वे, जिन पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया, अपने स्वामी मेरे खिलाफ साजिश कैसे रच सकते हैं? हाँ, ये वाकई बहुत दुखद है। पॉल ने जवाब दिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे और कैसे साथ बना दे। मेलोन ने आगे कहा, जैसे ही मैं उनसे भिड़ने ही वाला था, मैंने एंजेलो को कहते सुना सपने आखिरकार खत्म हो जाते हैं। एक बार जब हम उस मामले को सुलझा लेंगे तो लड़का अपने मृतक के पास चला जाएगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर बर्टन ने पूछा, क्या हमें सच में इतना आगे जाना पड़ेगा? मैंने उसे बड़ा होते देखा है। एंजेलो ने चिढ़कर कहा, क्या तुम भूल गए हो कि उसका बाप कितना निर्दयी था? हमारी वजह से ही तुम अपने परिवार के लिए काफी जमीन हासिल कर पाए हो। अगर हमने ऐसा न किया होता तो अब तक हम बेघर हो चुके होते। पॉल की ओर मुड़ते ही मेलोन के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिता जो एक बेहतरीन तैराक थे, कैसे डूब गए। अब ये साफ हो गया है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या को छिपाने के लिए कहानी गढ़ी थी। उनकी पिछली बातचीत से लगता है कि वे मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं बहुत डर गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने कमरे में कैसे जाऊं। उस रात मेलोन को नींद नहीं आई। उसे डर सता रहा था कि कोई उसके कमरे में घुसकर उसे मार डालेगा। डर और चिंता से भरी रात के बाद उसने उनकी बातचीत का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि वे एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तभी उसे बचपन के गुप्त पत्रों की याद आई और उसने जल्दी से पॉल को पत्र लिखा। अपना अनुभव बताने के बाद मेलोन ने आंखों में आंसू लिए पॉल का हाथ कसकर पकड़ लिया। शुक्र है कि तुम्हें हमारा बचपन याद था और तुमने मुझे बचाने के लिए किसी को भेजा। पॉल, अब तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? पॉल ने उसका हाथ थपथपाते हुए आश्वस्त किया, मैं भला किसी मित्र की उपेक्षा कैसे कर सकता हूं? अब यहीं रहो। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो हम सेना का नेतृत्व करते हुए उन गद्दारों से बदला लेंगे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे सभी जागीरदार इस साजिश में शामिल हैं? मेलोन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उस रात के बाद से मुझे अपने आसपास के हर व्यक्ति पर शक होने लगा है। शायद सबसे कम शक बैरन एंड्रू पर हुआ है। हाल ही में उन्होंने पुर्तगाल की सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिण में शांति अभियान चलाया था। जब शाही आयुक्त सैनिकों की भर्ती के लिए आए तो बाकी चारों ने सर्वसम्मति से उन्हें सेना का नेतृत्व करने के लिए सिफारिश की और एंड्रू तैयार हो गए। मैंने तब उन पर भरोसा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। अब बुद्धिया पर उनके निजी सैनिकों का राज है। एंड्रू ईमानदार तो लगते थे, लेकिन अब मुझे पता है कि बाकी दिखावा धोखा दे सकता है। अगर एंड्रू इस साजिश में शामिल नहीं था तो बाकी चार लोगों ने शाही भर्ती को एक चाल के रूप में इस्तेमाल करके उसे दूर भेज दिया, जिससे सामंतों की सेनाओं का सीधा नियंत्रण सुविधाजनक रूप से उसे सौंप दिया गया। कुछ देर सोचने के बाद पॉल ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यात्रा से थक गए होगे, पहले आराम कर लो। मेरी बाद में एक मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें शामिल हो जाओ। उसने एक नौकर को बुलाया और मालूम को आराम करने के लिए ले जाने को कहा। पॉल ने लगभग युद्ध छेड़ने का फैसला कर लिया था, न केवल अपने दोस्त का बदला लेने के लिए बल्कि एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बेलिंग की कोयला और लौह खदानें। स्टीवर्ट फोर्ड द्वारा लोगों को बुलाने का इंतजार करते हुए पॉल युद्ध के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था। बेलिंग में कोयले और लोहे के अत्यधिक उत्पादक खानों के बारे में जानने पर उसे युद्ध में जाने का एक ठोस कारण मिल गया। हालांकि अगम में कोयला और लोहे का उत्पादन भी होता था, लेकिन औद्योगिक विकास के लिए संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या मेलोन खानों का कुछ हिस्सा साझा करने या उन्हें कम कीमत पर बेचने के लिए सहमत होगा, पॉल को लगा कि वह जो मदद कर रहा था उसे देते हुए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पॉल ने सोचा, अगर कोयला और लोहा न होते तो क्या वह भी अपने दोस्त के लिए खड़ा होता? उसे खुद पर संदेह था। हालांकि उन्होंने तुरंत सेना भेजने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि जुलाई का महीना था और लगातार बारिश से इलाके बालू से लैस हथियारों को नुकसान हो सकता था। उनकी रणनीति शरद ऋतु के शुष्क मौसम का इंतजार करने की थी। तब तक लगा कि सेना अपने अस्त्रों से बेहतर ढंग से सज्जित हो सकती थी। इस बीच मेलोन ने कहा टाउन में सुरक्षित रह सकता था। अगर गद्दार जागीरदार उसकी वापसी की मांग करते